अच्छा, आय दृष्टि फिनिश करने के क्रम में ये हमारी क्लास 12 है। ठीक है, क्लास 12 है। हम इसमें महत्वपूर्ण चीज़ों पर डिस्कस करेंगे और साथ ही बताएंगे कि मैगजीन में से कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनको याद करना ज़रूरी है। ठीक है, जो महत्वपूर्ण है। जैसे कि पहली खबर है, ये जुलाई 2023 से जून 2024 तक की इन्होंने क्या किया है कि एक वार्षिक रिपोर्ट जारी की है पार्टिसिपेट जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन होता है उसके बारे में। ठीक है, तो अब ये पहली तो ये देख लो कि जुलाई 2023 से जून 2024 की रिपोर्ट है। यानी कि अगर हम देखें तो लगभग 1 वर्ष की रिपोर्ट है ये, पिछले 5 वर्ष की या 10 वर्ष की रिपोर्ट नहीं है, ये दिमाग में रखना है। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि 23 सितंबर 2024 को सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आवधिक श्रमबल सर्वेक्षण वार्षिक रिपोर्ट जो वार्षिक रूप से जारी की जाती है वो जारी की गई है। अब इसके अंतर्गत इन्होंने बताया है कि इस रिपोर्ट के अंतर्गत दो चीज़ें, एक तो पीएस प्लस एसएस, इसको याद रखना है क्योंकि पीएस का मतलब होता है प्रिंसिपल एक्टिविटी स्टेटस, यानी कि जो मेन काम है उसमें मतलब कितना समय दे रहे हैं। ठीक है, उसके हिसाब से प्रिंसिपल एक्टिविटी स्टेटस। और जो एसएस होता है इसको बोलते हैं हम, जो एक तरीके से सब्सिडरी होता है ना, जो सब्सिडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टेटस होता है। एक तरीके से अगर इसको देखा जाए, इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होता है सब्सिडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टेटस। यानी कि अगर कोई प्रिंसिपल वर्क है उसके अलावा और उससे संबंधित क्या जो सेकेंडरी टाइप की कुछ आर्थिक गतिविधियाँ होती हैं उनको भी सम्मिलित इसके अंतर्गत किया जा रहा है। ठीक है, चलो, तो अब इसके अंतर्गत कहा है उन्होंने, कुछ डाटा दिया हुआ है कि 2023 से जून 2024 के दौरान जो श्रमबल भागीदारी दर है वो 60.1% रही है। ठीक है, और इसके अंतर्गत इन्होंने 15 वर्ष और से अधिक उम्र के लोगों के लिए ये बताया है। ठीक, दूसरा इन्होंने बताया कि पुरुष और महिला के लिए क्रम से 78.8% पुरुषों के लिए और वहीं महिलाओं के लिए 41.7% है। ठीक है, ये इन्होंने बताया, पिछले 1 वर्ष का डाटा है, याद रखना है। चलो, बाकी आप यहाँ से अगर आप डाटा देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, लेकिन जो डाटा महत्वपूर्ण लगा है हम उसी पर ज़्यादा ध्यान रखेंगे। आप देखना चाहें तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि क्या क्या डाटा दिया हुआ है, क्योंकि डाटा बहुत सारा है याद करने के लिए। ठीक है, अब केवल 1 वर्ष की अगर दी हुई है तो उसमें डाटा बहुत ज़्यादा आपको याद नहीं करना चाहिए। आपको यहाँ से पुरुषों का और ये महिलाओं वाला ज़रूर याद कर लेना है, इस पर थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, चलो आगे आते हैं। अगली न्यूज है NABFID, यानी कि नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। आप एक बार NABFID की फुल फॉर्म यहाँ देख लीजिए, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट को जो है इसके अंतर्गत इन्होंने बताया है कि जो कॉरपोरेट मंत्रालय है भारत सरकार का, तो कॉरपोरेट मंत्रालय के तहत भारत सरकार द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई है। और इस अधिसूचना के तहत उन्होंने क्या किया है कि जो NABFID था उसको वित्तीय संस्थान के रूप में अधिसूचित कर दिया है। अच्छा, वित्तीय संस्थान के रूप में अधिसूचित करने से फ़ायदा क्या हो जाएगा, तो इसके रूप में अगर हम मान के चलो अगर अधिसूचित कर दिया जाता है वित्तीय संस्थान के रूप में, तो क्या हो पाएगा कि ये जो नॉर्मल और अन्य जो वित्तीय संस्थान होते हैं उनकी तरह ये वित्त पोषण वगैरह बैंकों की तरह जो होता है वो सारी क्षमताओं का प्रयोग कर पाएंगे ये। ठीक है, NABFID। जैसे कि यहाँ लिखा है कि सरकार के इस कदम से बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा, जो हमारा फिक्स्ड इंफ्रा होता है उसकी बात कर रहे हैं, परियोजनाओं को वित्त पोषित करने की बैंक की क्षमता में वृद्धि होगी, जिससे देश के बुनियादी ढांचे के विकास में बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, चलो ठीक है, आगे आ जाते हैं। आगे अगर हम देखते हैं, हाँ तो ठीक है, ये बाकी उद्देश्य ये सब दिए हुए हैं, बस आपको ये दिमाग में रखना है। ठीक, ये दिमाग में रखना है हल्का सा। आगे आ जाते हैं। फेस, अगस्त 2024 की न्यूज़ है। फेस की फुल फॉर्म याद कर लेनी है आपको, इसका नाम है फिनटेक एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर एम्पावरमेंट। ठीक है, ये आपको याद कर लेना है। इसमें क्या है, ये क्या है असल में कि इसको सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन इन द फिनटेक सेक्टर, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन इन द फिनटेक सेक्टर यानी कि SROFT के रूप में मान्यता दे दी गई है। फेस को अब एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में मान्यता दे दी गई है। ठीक है, ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। ठीक, अब इसके तहत क्या होगा कि अब ये डायरेक्ट नियमित नीति संवाद के माध्यम से खुली बातचीत कर पाएंगे मार्केट में। ठीक है, और जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, फिनटेक का मतलब है क्या असल में, तो अगर हम देखें तो जैसे कि आपका पेटीएम हो गया अभी। ठीक है, अभी आपका जैसे पेटीएम हो गया,
आपका इसके अलावा फ़ोन पे भी हो गया, इसको तो सब लोग यूज ही करते हैं, ठीक है। फ़ोन पे हो गया, आपका पेपल हो गया, ठीक है, पेपल को भी आपके बारे में पता होगा, आपको पता होगा। और इसके अलावा स्ट्राइप, वीजा, स्लाइस वाइज बहुत टाइप के होते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, ये फिनटेक कंपनीज हैं, ठीक। चलो ठीक है, अब इसका क्या, अब भैया जो फेस है वो फेस क्या करता है कि फेस असल में है क्या, तो देखो फेस है, देखो यहाँ से देखो, फिनटेक एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर एम्पावरमेंट, कंज्यूमर्स के एम्पावरमेंट के लिए फिनटेक को एसोसिएट करता है, ठीक है। चलो ठीक है, अब इसका क्या, अब इसका ये कि अब ये एक एसआरओ बन गया है, यानी कि ये एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन बन गया है। इससे क्या हो जाएगा, अब ये ना इनसे डायरेक्ट बातचीत के माध्यम से इनको ना, मतलब इस क्षेत्र में जो कंज्यूमर्स को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाजनक हो सके, इसके लिए ये क्या कर पाएगा, एक सक्षम बनाएगा इनको, ठीक है। इसलिए इसका जो है कहा गया है। अब आगे जाते हैं, अगला है मौद्रिक नीति वक्तव्य 2024-25। हर साल मॉनेटरी पॉलिसी वक्तव्य आता है। अब इसके अंतर्गत क्या करता है कि आरबीआई बताता है कि अगले साल जो हमारा रहने वाली है कुछ, चाहे एमएसएफ रेट हो गया, रेपो रेट हो गया, ठीक है, या फिर हमारा रिवर्स रेपो रेट हो गया, सीआरआर हो गया, एसएलआर हो गया, ये सब बताती है बैंक कि मतलब आरबीआई बता दी है कि कितना रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि इसी के माध्यम से क्या होता है कि बैंक कितना लोन देने वाले हैं, किस रेट पर देने वाले हैं, मार्केट के अंतर्गत कितनी ज़्यादा लिक्विडिटी पहुंचाने वाले हैं हम लोग, ये सब इन्हीं से चीज़ों से जो है निर्धारित होती हैं, ठीक है। बहुत मतलब पूरी तरीके से निर्धारित नहीं होती तो बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इकोनॉमिक्स में ये आपने पढ़ाई होगा, ठीक है। चलो, वैसे पीसीएस में ज़्यादातर इकोनॉमिक्स को नहीं पढ़ाते लोग, बट उसमें पीसीएस में क्या है कि नॉर्मल चीज़ें समझ लो और उसके बाद में डाटा याद कर लो, उतना ही आ जाता है। लेकिन यूपीएससी में तो आपको, आपने अगर तैयारी की होगी तो डेफिनेटली पढ़ाया होगा, ठीक। इसमें क्या है, आपको कुछ डाटा को याद करना है। जैसे ये आपको सीआरआर नाम दिखाई दे रहा है, ये आपको एसएलआर नाम दिखाई दे रहा है, ठीक है। हम इसको एक्सप्लेन तो ज़्यादा नहीं कर सकते, ठीक, लेकिन आपको क्या करना है, याद कर लेना है। सीआरआर और एसएलआर की रेट क्या है आपको याद कर लेनी। जैसे कि सीआरआर की रेट देखेंगे 4.50% है, एसएलआर की रेट 18% है, ठीक है। अब 2024-25 के लिए इन्होंने जो वास्तविक जीडीपी रेट है वो 7.2% अनुमानित की है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार आपको यहाँ पर एसडीएफआर भी आपको याद कर लेना है 6.25%, और साथ ही आपको एमएसएफ यानी कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट जो होती है, आई मीन एमएसएफआर, तो वो 6.75%। वहीं बैंक, अगर ये 6.75% है तो डेफिनेटली ज़्यादातर चांस रहते हैं कि बैंक रेट भी 6.75% ही होगी, ठीक है। चलो, अब यहाँ पर आपको जो एलएएफ है आपका, यानी कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के तहत जो रेपो रेट है आपका, तो रेपो रेट की जो दर है 6.50%, उसी को आगे के लिए जो है निश्चित किया गया है, ठीक है। अच्छा, जो एसडीएफआर है वो जनरली इससे 0.25% कम होता है, जो कि इसी तरीके से यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। और बैंक रेट क्या होता है, इससे बैंक रेट और एमएसएफ रेट जनरली, मतलब हमेशा नहीं, जनरली मतलब मतलब जो बैंक रेट है वो तो ज़्यादातर चांसेस में क्या होता है कि ये जो होता है ना रेपो रेट, उससे 0.25% ज़्यादा होता है। अब इसके अनुमान से आप अपने आप से लगा लो कि मतलब जो आपका एमएसएफ रेट है और दूसरा आपका ये जो बैंक रेट है, दोनों को 6.75% रखा गया है। वहीं आपको जो एसडीएफआर है उसको 6.25% रखा गया है, ठीक है। आपको यहाँ से देखना है आपका बेस रेट क्या है, ये रेपो रेट है जो कि 6.50% रखा गया है, ठीक है। चलो, ये डाटा आपको याद कर लेना है, ठीक है। अगली न्यूज़ है कि अगस्त 2024 में ग्लोबल फाइनेंस द्वारा जारी ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर्स रिपोर्ट कार्ड 2024 में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास जी को लगातार दूसरी बार A+ रेटिंग प्रदान की गई है। आपको शक्तिकांत दास जी की A+ रेटिंग याद कर लेनी है। दूसरा आपको ये याद कर लेना है कि जो रिपोर्ट जारी की जाती है वो ग्लोबल फाइनेंस के द्वारा जारी की जाती है, ठीक है, बस। और इसमें एक और जो है मतलब जो गवर्नर है उनका नाम आया है, उनका नाम है क्रिश्चियन केटल थॉमसन, तथा स्विट्जरलैंड के थॉमस जॉर्डन, इनका भी नाम आया है, जिनको जो है प्लस की रेटिंग जो है दी गई है, ठीक है। अब आ जाते हैं आगे, यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस। यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस इसके तहत क्या है कि आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास द्वारा एक नए डिजिटल प्लेटफॉर्म, ये एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म है, क्या नाम है इसका, यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस,
इसको जो है जारी करने की घोषणा की गई है। ठीक है, चलो ठीक है, किस लिए भैया? तो यह नया डिजिटल प्लेटफॉर्म ULI ऋण देने के, ULI मतलब यही यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस, ऋण देने की प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु डिजाइन किया गया है। जो लैंड करती हैं बैंक्स वगैरह, उसको सरल से सरल बनाया जा सके, उसके लिए जो है इसको बनाया गया है। ठीक है, इतनी चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। ठीक, भारत का विदेशी ऋण मार्चांत 2024, मार्च के अंत में 2024 के बता रहे हैं कि मार्च के अंत का डाटा है वो बता रहे हैं। ठीक है, मार्चांत 2024 में भारत का जो विदेशी ऋण है वो $663.8 बिलियन है, जो 2023 की तुलना में $39.7 बिलियन अधिक है। ठीक है, ये भारत का विदेशी ऋण बता रहे हैं। ठीक, चलो आगे क्या कि GDP और विदेशी ऋण का अनुपात, तो जो डेट टू GDP रेशियो होता है वो 2024 में घटकर 18.7% रखा गया है। ठीक हो गया है। ठीक है, जो कि पहले कितना था, 19% था। ठीक है, एक वर्ष पहले। तो आपको याद रखना है डेट टू GDP रेशियो कितना हो गया है, 18.7%। ठीक है, आगे आ जाते हैं। और फिर इसमें भी इन्होंने ये बताया है कि जो डेट है हमारे पास, जो लोन है, उसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी किसकी है, तो उसमें अमेरिकन डॉलर की सबसे ज़्यादा है जो 53.8% है। ठीक है, और इंडियन रुपीज़ सेकंड नंबर पर जिसका 31.5% है। फिर जापानी येन है, SDR है, SDR आपको पता है IMF का है। ठीक है, यूरो है 2.8%। ठीक, बट इसमें आपको सबसे ज़्यादा वाला याद रखना है जो कि USD है, सेकेंड नंबर पर इंडियन रुपी है। ओके, चलो अगला एक डाटा है पारिवारिक उपभोग व्यय सर्वेक्षण 2022-23 का। ठीक है, याद रखना है पारिवारिक उपभोग, जो परिवार है वो कंज्यूम करता है, ठीक है, उसके लिए जो एक्सपेंडिचर करता है, एक्सपेंड करता है, उसकी सर्वेक्षण का एक डाटा दिया गया है। उसके तहत बताया गया है कि राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कल्याण कार्यालय यानी कि NSSO द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में ये डाटा जारी किया जाता है। ठीक है, ये डाटा जो है प्रत्येक 5 वर्ष में जारी किया जाता है, इंपॉर्टेंट बन जाता है ऐसे में। ठीक, फिर क्या कह रहा है कि वर्ष 2022-23 के लिए अनुमानित औसत तो मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय ग्रामीण भारत में 3773 रुपये और शहरी भारत में 6459 रुपये है, जो वर्ष 2011-12 की तुलना में 164% और 146% अधिक है। रुको यहाँ पर थोड़ा सा सोचो कि भाई ये 5 साल में डाटा जारी किया जाता है। अगर 5 साल में डाटा जारी किया जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि अगर जो गांव के लोग हैं वो प्रति महीना 3773 रुपये हर महीने खर्च कर रहे हैं, और जो शहरी लोग हैं इंडिया में वो 6459 रुपीज़ जो हर महीने खर्च कर रहे हैं। ठीक है, नॉर्मली अपने एक्सपेंडिचर पर जो खाना पीना कपड़ा ये सब। ठीक, अगर हम इसको देखें कि भाई इसमें बढ़ोतरी कितनी हुई है, तो 2011-12 से उन्होंने तुलना की, जिसमें बताया कि अगर हम देखें अगर इसको अगर तो ग्रामीण भारत में 164% की और शहरी भारत में 146% की जो है ग्रोथ हमें देखने को मिली है एक्सपेंडिचर में। ठीक है, चलो आगे बताया कि 2011-12 की कीमतों के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में वृद्धि 40% और शहरी क्षेत्रों में 33% है। अब ये क्या है, 2011-12 की कीमतों के आधार पर मीन्स के इन्होंने इन्फ्लेशन को हटा दिया। अब इन्फ्लेशन को हटाने का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, इन्फ्लेशन को नहीं हटाना चाहिए क्योंकि ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट बन गया है। ये मतलब एक देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लैंडमार्क बन गया है हर किसी के लिए, चाहे कोई भी हो, गरीब से अमीर के लिए। ठीक है, अमीर के लिए नहीं लेकिन गरीब के लिए तो इन्फ्लेशन बिल्कुल महत्वपूर्ण है। ठीक, अब इन्होंने ये कहा कि भाई अगर इन्फ्लेशन नहीं जोड़ें तो भी 40% गाँव में और 33% शहर में हम ग्रोथ देख रहे हैं। ठीक है, ये बस ये डाटा दिया है, लेकिन हम रियल डाटा इन्फ्लेशन वाला ही मानेंगे। हालांकि देखिए वैश्विक लेवल पर तो इन्फ्लेशन वाला डाटा को कम मान्यता दी जाती है, लेकिन दी जानी चाहिए क्योंकि जो गरीब व्यक्ति है वो तो इन्फ्लेशन झेल रहा है ना अपने ऊपर, पैसा तो उसकी जेब से जा रहा है ना इन्फ्लेशन का। ठीक है, आगे आता है प्रवाह पोर्टल। तो शक्तिकांत दास जो RBI के गवर्नर हैं उनके द्वारा जो प्रवाह पोर्टल है उसका शुभारंभ किया गया है। प्रवाह की एक बार आप फुल फॉर्म देख लेना कि प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑथोराइजेशन। दोबारा देखो, प्रवाह मीन्स प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑथोराइजेशन। अब यहीं से आप इसका पर्पज क्या है, क्यों लाया गया है प्रवाह पोर्टल, उसको समझ जाएंगे। ठीक है, तो इसके तहत क्या है, रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप तथा फिनटेक रिपोजिटरी का भी शुभारंभ किया गया है। ये याद रख लीजिए, रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप और दूसरा है आपका फिनटेक रिपोजिटरी। ठीक है, इसका प्रारंभ किया गया है।
और फिर इसके बारे में बताया कि प्रवाह एक सुरक्षित और केंद्रीकृत वेब आधारित पोर्टल है। इसके तहत क्या होगा, इसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति, संस्था भारतीय रिजर्व बैंक को प्रस्तुत किसी भी संदर्भ पर प्राधिकार, लाइसेंस या विनियामक अनुमोदन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा हम मतलब ईज कर रहे हैं चीज़ों को। ठीक है, चाहे कोई मतलब लाइसेंस प्राप्त करना हो किसी को, या फिर कोई अनुमति लेनी हो, ठीक है, कोई भी नियम से संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो इजीली हम उसको सर्विस प्रोवाइड कर सकें, इसके लिए आरबीआई द्वारा प्रवाह पोर्टल शुरू किया गया है। ठीक है, चलो आगे आ जाते हैं। आगे प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंकों की सूची 2023। आपको यहाँ पर डी सिप्स एक दिखाई दे रहा है। डी सिप्स का मतलब होता है डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इम्पोर्टेंट बैंक, डी सिप्स। ठीक है, इसके अलावा एक और नाम होता है जो यहाँ पर चर्चा में नहीं आया है, उसका नाम होता है जी, और ठीक इसी की तरह SIBS, जी सिप्स। अब भाई जी सिप्स का मतलब क्या है, तो डोमेस्टिक की जगह पर आप बस ग्लोबल लगा लो, यानी कि ग्लोबल सिस्टमैटिकली इम्पोर्टेंट बैंक्स। इनका मतलब क्या होता है, डी सिप्स का मतलब बस इतना सा है कि कोई बैंक है, अगर वो बैंक फेल होता है या उस पर कोई भी प्रभाव पड़ता है तो याद रखिए पूरा भारत उससे प्रभावित हो जाएगा। यानी कि वो बैंक अपने आप में इतना बड़ा है कि अगर वो प्रभाव में आता है तो पूरे देश में इसका प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसे बैंक को, ऐसे बड़े बड़े बैंकों को एक दर्जा दिया जाता है, वो होता है डी सिप्स का दर्जा, यानी कि डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इम्पोर्टेंट बैंक। ओके, जी सिप्स क्या है, कुछ ऐसे बैंक्स होते हैं जैसे यूएस का एक फेडरल बैंक हुआ, अगर ये चाहे यूएस का अकेला फेडरल बैंक, अगर यूएस का फेडरल बैंक मान के चलो कुछ भी स्थिति गुजरती है उससे, वो चाहे तो पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में इन्फ्लेशन ला सकता है, एक अकेला बैंक। और वो चाहे तो पूरी दुनिया में मतलब डिफ्लेशन भी ला सकता है। इस बैंक की इतनी ताकत है, समझ रहे हो। अगर ये बैंक फेल हो जाता है, दिवालिया हो जाता है, पूरी दुनिया पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे बैंक पूरी दुनिया में हर देश में कुछ ना कुछ हैं, और उन बैंकों को दर्जा दिया जाता है जी सिप्स का। ठीक है, किसका दर्जा दिया जाता है, जी सिप्स का। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे आ जाते हैं उत्तर प्रदेश ड्रोन। हाँ, ये थोड़ा सा एक चीज़ और कि जो डी सिप्स का जो दर्जा दिया गया है, यानी इंडिया के लिए जो इम्पोर्टेंट है, अगर वो बैंक प्रभावित होती हैं तो पूरा भारत प्रभावित होगा। ये किस किस बैंक को दर्जा दिया गया, तो ये देखो, एक है आपका SBI, डेफिनेटली होना चाहिए, दूसरा आपका HDFC बैंक, ओके, और तीसरा है आपका ICICI बैंक। ठीक, इन तीन बैंकों की जो है डी सिप्स का जो है इन्हें दर्जा दिया गया, याद रखना है, ये एकदम याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, हालांकि न्यूज़ पुरानी है बट फिर भी आपको ये याद रखना है। ओके, चलो आगे आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश ड्रोन प्रचालन सुरक्षा नीति 2023, 9 नवंबर 2023 की न्यूज़ है। 9 नवंबर की न्यूज़ है तो थोड़ी सी इम्पोर्टेंट, थोड़ी सी कम हो गई है, लेकिन ये थोड़ा सा ना ड्रोन से संबंधित है और कोई पॉलिसी आई है तो ऐसे में महत्वपूर्ण बन सकती है, लेकिन पॉलिसी में इसमें कुछ खास अलग से आपको अंदर पॉलिसी के अंतर्गत जा करके एक एक इसका पुर्जा उर्जा याद करने की आवश्यकता है नहीं। ठीक है, बस इतना याद रखें। इस नीति के लागू होने पर प्रदेश में बिना अनुमति के कोई ड्रोन उड़ान नहीं भर सकेगा। ड्रोन का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा और थाना स्तर पर ड्रोन का पूरा विवरण भी आपको दर्ज कराना होगा, उसके बाद ही आप ड्रोन को उड़ा सकते हैं। अच्छा, आप में से किसी ने ड्रोन उड़ाया है? अगर आपने उड़ाया तो एक बार नीचे बताइए आपने कौन सा ड्रोन उड़ाया है, एक बार साझा कीजिए। ठीक है, ड्रोन उड़ा कोई भी नहीं, इसके लिए अगर आपको मौका मिले बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, आगे आ जाते हैं। भारत का पहला UPI ATM, भारत का पहला, जब पहला शब्द आए तो इंपॉर्टेंट बन जाता है कोई भी। सितंबर 2023 की न्यूज़ है, लेकिन फिर भी पहली बात आ रही है ना, पहला, भारत का पहला UPI ATM है, याद रखना है। क्या नाम है, याद रखना है कि जो भारत का पहला UPI ATM है वो हिताची पेमेंट सर्विसेज द्वारा जो है इसका अनावरण किया गया है। किसके द्वारा, हिताची पेमेंट सर्विसेज द्वारा। कहाँ की ये कंपनी, ये जापानी कंपनी है। ठीक है, हिताची पेमेंट सर्विसेज द्वारा इस वाइट लेबल ATM, व्हाट डज इट मीन वाइट लेबल ATM, हम बताते हैं आपको आगे। ठीक है, वाइट लेबल ATM को नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि NPCL के सहयोग से स्थापित किया गया है, जिसका नाम है, इट्स इम्पोर्टेंट, जिसका नाम है हिताची मनी स्पॉट UPI ATM। याद रखो क्या नाम है, हिताची मनी स्पॉट UPI ATM। ओके, वाइट लेबल ATM के बारे में देख लो, का संचालन गैर NBFCs के द्वारा किया जाता है।
सवाल यही है कि वाइट लेबल एटीएम का संचालन किसके द्वारा किया जाता है, तो एनबीएफसी के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। आगे आ जाते हैं। थोड़ा सा ये याद रखो कि जो हिताची मनी स्पॉट यूपीआई एटीएम जो होगा वो कार्ड रहित नकदी निकासी की सुविधा प्रदान करेगा। मतलब ये कि फिजिकली आपको कार्ड लेके जाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। वो इसी तरीके से नंबर्स के माध्यम से आपको सर्विस प्रोवाइड कराएगा। आगे आते हैं स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया रिपोर्ट। क्या है? स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया रिपोर्ट 2023, 20 सितंबर 2023 की न्यूज है, ठीक। अब इसमें ना 3 वर्षों के प्रमुख श्रम बाजार संकेतक दिए, 2019-20, 2020-21, 2021-22, ठीक है। और इसमें फिर बताया कि कार्यशील आयु जनसंख्या कितनी है, तीनों सालों में दिया अलग, श्रम बल कितना है, कार्यबल कितना है, बेरोजगारी कितनी है, ठीक है। पूरी तीनों में दी है, ठीक। तीनों सालों की श्रम बल भागीदारी दर कितनी है, कार्यबल भागीदारी कितनी है, बेरोजगारी दर कितनी है। याद रखिए बेरोजगारी दर तीनों की याद कर लीजिए, दूसरा श्रम बल भागीदारी दर तीनों की याद कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, ठीक। कृषि एवं संबंध क्षेत्र से संबंधित जो भी डाटा है वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर सोचने वाली है। हमने आपको इकोनॉमिक सर्वे में कृषि से संबंधित कुछ डाटा को याद कराया था, पता है आपको? बिल्कुल पता होगा। याद रखना, वो डाटा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो उसको आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि जो डाटा आता है एग्रीकल्चर का, वो डाटा आता है अनुमान आधारित नहीं आता। अनुमान आधारित बहुत कम डाटा आता है। डाटा वो आता है जो डाटा पक्का होता है हमारे पास, ठीक है, जो वेरीफाइड होता है। जैसे कि इकोनॉमिक सर्वे का डाटा, अब वो वेरीफाइड है, ठीक है, वो आ चुका है, तो वो पक्का डाटा है, उसको याद रखना है, ठीक है। ये क्या है? ये अनुमान है, तो अनुमान वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि आपका इकोनॉमिक सर्वे वाला डाटा इंपॉर्टेंट है, ओके। ये याद रखना है, ठीक। क्योंकि अनुमान के तहत क्या होता है, कई बार बाढ़ आ जाती है, कोई भी प्राकृतिक आपदा के घटित होने से वो जो डाटा है वो पूरे के पूरे जो हमारे गणित होते हैं बिगड़ जाते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है। अब इनमें हमें देखना है भाई, जैसे कि श्री अन्न का उत्पादन, श्री अन्न यानी मोटे अनाज का उत्पादन, वर्ष 2022-23 के उत्पादन जो 173.2 लाख टन है की तुलना में 251 लाख टन की वृद्धि को दर्शाते हुए, मतलब ये जो है 175.72 लाख टन होने का अनुमान है। यानी कि 2022-23 में जो उत्पादन 173.21 लाख टन था, वही नेक्स्ट ईयर यानी कि ठीक 1 साल बाद ही आपका जो है 175.72 लाख टन अनुमानित है, जिसमें बढ़ोतरी 2.51 लाख टन की होगी, ठीक है। चलो आगे आते हैं। आगे हम देखते हैं, आप चाहें तो बिल्कुल डेफिनेटली पढ़ सकते हैं इसको, लेकिन हम अपने जितना प्रयास रहेगा, हमारा प्रयास रहेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा डेटा में हम कम डालें, आपको हम उन चीज़ों को ज़्यादा प्रायोरिटी में रखें जो रियली हमें लगता है कि महत्वपूर्ण है, ठीक है। जैसे बागवानी फसलों के क्षेत्र में उत्पादन, यहाँ पर बताया तृतीय अग्रिम अनुमान, ठीक है, तृतीय अग्रिम अनुमान, ठीक है, अग्रिम अनुमान है ये भी याद रखना है, आपको देखना है, पढ़ लेना है अगर आपको दिमाग में आए तो, ठीक है। अदरवाइज कुछ खास ज़्यादा महत्वपूर्ण है नहीं, फिर भी आप सब्जियों वाला प्याज वाला ये आप देख लेना, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे का डाटा आपको याद रखना है, ठीक। चलो, स्पाइसजेट ये क्या है? मसाला बोर्ड भारत सरकार द्वारा एक परिवर्तनकारी योजना है, स्पाइसजेट। इसकी फुल फॉर्म याद करो सबसे पहले, क्या है? सस्टेनेबिलिटी इन स्पाइस सेक्टर थ्रू प्रोग्रेसिव इनोवेटिव एंड कोलैबोरेटिव इंटरवेंशन फॉर एक्सपोर्ट डेवलपमेंट। अब ये बड़ी लंबी सी है, ठीक है, तो आप थोड़े से इसमें से महत्वपूर्ण शब्दों को याद देख लेंगे, एक दो बार याद हो जाएगा, ठीक। इस योजना का उद्देश्य जो है मसालों तथा जो मूल्य वर्धित है, यानी कि जो ग्रॉस वैल्यू एडिशन होता है मसाला उत्पादों पर के निर्यात में एक महत्वपूर्ण रूप से वृद्धि यानी कि ग्रोथ दिखाना है, ठीक है। साथ ही इलायची की जो प्रोडक्टिविटी है उसको सुधार करना है, पूरे देश में मसालों की कटाई के बाद की गुणवत्ता जो होती है उसको जो है उसको इम्प्रूव करना है, ठीक है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक, आगे बढ़ते हैं। एग्रीश्योर फंड, सबसे पहले एग्रीश्योर नाम आए समझ जाना क्या है, फंड है, ठीक है, फंड है, बिल्कुल फंड है। तो इसके बारे में एक बार फुल फॉर्म देख लो, एग्री फंड फॉर स्टार्टअप्स एंड रूरल एंटरप्राइजेज। यहीं से आपको कुछ चीज़ें समझ में आ जाएंगी। एग्रीश्योर फंड किस लिए? एग्री फंड फॉर स्टार्टअप्स एंड रूरल एंटरप्राइजेज, ठीक है। 3 सितंबर 2024 को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा
कृषि क्षेत्र हेतु नई दिल्ली में एग्रीश्योर फंड का शुभारंभ किया गया। ठीक है, शिवराज सिंह चौहान द्वारा। है क्या इसका काम, क्या है इसके इसका तो इसके बारे में ना थोड़ा सा एक दो चीज़ें। पहला तो ये मतलब आप समझ ही गए होंगे कि एग्रीकल्चर को जो है इनोवेट करने के लिए और साथ ही मतलब उसमें सहायता देने के लिए और साथ ही आपका जो है स्टार्टअप्स को जो इस क्षेत्र में है उनको भी सहायता देने के लिए ये फंड शुरू किया गया है। अब इसमें कितने का फंड है ये, तो सबसे पहले याद रखना 750 करोड़ रुपए का फंड है। ठीक है। अब इसमें किसका कितना योगदान होगा, तो याद रखना भारत सरकार का इसमें 250 करोड़ योगदान है। ठीक है, भारत सरकार का 250, बाकी 500 कहाँ से आया, तो नाबार्ड का 250 करोड़ है। और जो इसके अलावा कुछ निजी क्षेत्र के निवेशक इन्वेस्टर्स होते हैं, कंपनीज होती हैं, उनका इसमें मिला करके 250 करोड़ रुपए इन्वेस्ट होगा। यानी नाबार्ड का 250 करोड़ और वो जो निजी निवेशक होते हैं उनका 250 करोड़। ठीक है, और जो 750 करोड़ रुपए है टोटल मिला करके हो जाएगा 250 करोड़ भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ठीक है, चलो 700 करोड़ का होगा ये, 750 करोड़ का। ठीक, इकोसिस्टम में अपनी तरह का पहला उत्पाद है। ठीक है, ओके। ठीक है, स्टार्टअप्स एग्रीच और कृषि स्टार्टअप यानी एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जो भी स्टार्टअप होंगे उनको जो है ये फंडिंग करेगा। ठीक है, 2 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किसानों का जीवन स्तर बेहतर बनाने तथा उनकी आय बढ़ाने के लिए 14,235.30 करोड़ रुपए की कुल लागत वाली 7 योजनाओं को मंजूरी दी गई है 2 सितंबर 2024 को। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, अब ये जो योजनाएं हैं इन पर जो पैसा एक्सपेंड किया है गवर्नमेंट ने कि भविष्य में हम इस पर कितना पैसा जो है एक्सपेंड करेंगे, उसको एग्जैक्ट मत याद रखो, लेकिन हल्का सा आपके दिमाग में रहना चाहिए कि कोई योजना जो है वो योजना किस काम के लिए है, उसका नाम क्या है। ओके, अब है आपका कृषि अवसंरचना कोष यानी कि वित्त पोषण सुविधा का विस्तार। ठीक है, कृषि अवसंरचना कोष क्या है, तो देखो यहाँ से देखो एक बार, एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड EIF, इसका जो है वित्त पोषण की सुविधा जो है उसका विस्तार किया गया है। इसके अंतर्गत क्या है, केंद्रीय योजना के क्रमिक विस्तार हेतु वित्त पोषण सुविधा की मंजूरी प्रदान की गई है। यानी ये पहले वित्त पोषण नहीं करता था, लेकिन अब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ये फैसला लिया है कि ये जो फंड है उसके तहत जो है वित्त पोषण सुविधा दी जाएगी। ठीक है, इस फंड के तहत। तो बस इतनी सी बात है, 28 अगस्त 2024 की न्यूज है। अब इसके अंतर्गत भी तुम्हारी जो है इस पहल के बारे में दायरे, इसके अंतर्गत ये पहलें, ये सब चीज़ें जो है दी गई हैं, पढ़ना चाहे आप पढ़ सकते हैं जनरल नॉलेज के लिए। ठीक है, उल्लेखनीय है कि 1 लाख करोड़ रुपए के इस फंड को की घोषणा वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमण है उन्होंने वर्ष 2020 में की थी 15 मई को। ठीक है, और लेकिन इसकी जो शुरुआत थी वो पूरी तरीके से जुलाई 2020 में हुई थी, 8 जुलाई से। ठीक है, शुरुआत 15 मई को हुई थी और 8 जुलाई से जो है इसकी शुरुआत कर दी गई थी इस फंड की। ठीक है, 1 लाख करोड़ रुपए का ये फंड है। महत्वपूर्ण पॉइंट ये है। ठीक, चलो आगे आ जाते हैं। अगला है खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य। आपको पता है जो समर्थन मूल्य MSP है, मैंने देखा है कई एग्जाम्स में, UP PCS हुआ, ठीक है, आपका RPS जो मतलब समीक्षा अधिकारी का पेपर हुआ। ठीक है, इसके अलावा आपका बिहार PCS का एग्ज़ाम हुआ और इसके अलावा आपका RAS का एग्ज़ाम हुआ। ठीक है, RAS का एग्ज़ाम हुआ। इसके अलावा UP PCS में भी आपका जो लोअर PCS का जो एग्ज़ाम होता है, ठीक है, लोअर PCS का जो एग्ज़ाम हुआ। ठीक, तो इन सब एग्ज़ाम में ना आपका MSP से कोई ना कोई प्रश्न आ ही जाता है। ठीक है, तो मैं कई बार देखा गया, इसलिए आपको MSP को अच्छे से याद करके ही जाना है, कोई भी रिस्क नहीं लेना है। ठीक है, वो खरीफ वाला और साथ ही आपको रबी वाला दोनों का ही याद करना है। ठीक है, मैंने हल्का सा ये लाइनिंग कर दी है, लेकिन आपको मैक्सिमम प्रयास करना है कि ज़्यादातर हो जाए आपको याद। ठीक है, तो इसमें हमने धान सामान्य का बता दिया है, धान ग्रेड A का, बाजरा का बता दिया है, और इसमें आपका जो है सबसे आपका कपास मध्यम रेशा का, कपास लंबा रेशा का बता दिया है। जो नाइजर सीड है इसका याद कर ले जाना, तिल का, सोयाबीन का। ठीक है, ये याद कर ले जाना, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक, मूलभूत पशुपालन सांख्यिकी 2023। ठीक है, ये क्या आया है, ये एक सर्वेक्षण है
ठीक है। मूलभूत पशुपालन सांख्यिकी 2023, ये बेसिक को एनिमल हस्बेंड्री एक तरीके से देखा जाए तो स्टैटिक्स है, ये वर्ष 2023 में जारी किया गया था। 2023 का है, 26 नवंबर 2023 को जो है जारी किया गया, ठीक है। इसके तहत तो कुछ डाटा आपको मिलेगा, दूध के उत्पादन से संबंधित हुआ है या बहुत सारा, तो देखो ज़्यादातर डाटा सेम मिलेगा, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे के डाटा से हल्का सा मिसमैच हो सकता है कोई, ठीक है। अगर ऐसा मिलता है तो करोगे क्या? तो जो प्रश्न होगा, प्रश्न की आपको प्रकृति को समझना होगा। ज़्यादातर डाटा तो सेम ही होगा, लेकिन एग्जैक्ट नंबर पूछा जाए तो उसमें ये देखना कि आपको जो पूछा है वो मूलभूत पशुपालन सांख्यिकी रिपोर्ट के अनुसार पूछ रहा है, यानी कि स्टैटिस्टिक्स के अनुसार पूछ रहा है, या फिर आपका इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार पूछ रहा है, उसके अनुसार आप जवाब दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर डेटा आपका सेम ही होगा, ठीक। जैसे कि इसमें दूध का उत्पादन के बारे में बताया है कि 2022-23 के दौरान जो दूध का उत्पादन था वो दूध का उत्पादन है वो 230.58 मिलियन टन रहा, ठीक है। 230.58 2022-23 के दौरान, ठीक है। वहीं FAO का एक डाटा दिया है कि कुल दूध उत्पादन में भारत पूरी दुनिया में पहले स्थान पर है, ठीक है। पहले स्थान पर है पूरी दुनिया में भारत दूध के उत्पादन में, ठीक है। अब 2021-22 में अगर हम दूध के उत्पादन में देखते हैं तो उससे लेके अभी तक मतलब एक साल के दौरान 3.83% की ग्रोथ दर्ज की गई है, ठीक है। ये ग्रोथ वाला याद करना है, ये नया प्रश्न बन सकता है यहाँ से, ठीक। वर्ष 2022-23 के दौरान देश में दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता, ये भी याद करना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 459 ग्राम प्रतिदिन रही है, ठीक है, याद कर लेना। आगे आते हैं, वर्ष 2022-23 के दौरान दुग्ध उत्पादक शीर्ष 5 राज्य कौन से हैं? तो उनका नाम दिया है आपका, पहले नंबर पर है आपका उत्तर प्रदेश, जिसका भारत के अंतर्गत जितना भी दूध का उत्पादन होता है उसमें 15.72% योगदान है। सेकंड नंबर पर आपका राजस्थान है, जिसका 14.44% योगदान है। थर्ड नंबर पर आपका मध्य प्रदेश है, जिसमें 8.73% योगदान है। गुजरात आपका फोर्थ नंबर पर है, जिसका 7.49% योगदान है। वहीं आंध्र प्रदेश आपका 6.7% जो योगदान है उसका फिफ्थ नंबर है, ठीक है। करना क्या है, हम तो टॉप 3 याद करेंगे, बिल्कुल नहीं, एकदम आपको इसके टॉप 5 याद कर लेने हैं, बिना किसी संकोच के याद रखना है, ठीक है। विशेष तौर पर ये रिकमेंड किया जा रहा है, पूरे के पूरे 5 टॉप 5 आपको याद होने चाहिए, ठीक है। बिहार का योगदान 5.42% है, ये भी देख लेना, बिहार PCS वाले, ठीक है। वर्ष 2022-23 के दौरान देश में प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता के संदर्भ में शीर्ष 5 राज्य, इस पे भी स्टार मारो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो पीछे वाला डाटा दिया था उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला डाटा है, याद रखना, ठीक है। प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता किस राज्य में सबसे ज़्यादा है? पंजाब में सबसे ज़्यादा है। आप उत्तर प्रदेश मत लगा देना गलती से भी, ठीक है, जल्दीबाजी में हो जाती है ऐसी गलती, याद रखना। पंजाब में सबसे ज़्यादा 1283, यानी कि 1.283 लीटर नहीं, हम kg पर डे मान के चल सकते हैं, ठीक है। राजस्थान 1138 जो ग्राम प्रतिदिन है। हरियाणा आपका जो है 1098 ग्राम प्रतिदिन है। आंध्र प्रदेश 799 और गुजरात 670, ओके। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुमानित आबादी पर आधारित है ये सब डाटा, ठीक। चलो आगे आ जाते हैं, ये डाटा एकदम से आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा है, ठीक। वर्ष 2022-23 में देश में अंडा उत्पादक शीर्ष 5 राज्य कौन से हैं? तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक। एकदम एग्जैक्ट डाटा आपको याद रखना है, इनका मतलब इनका परसेंटेज याद नहीं रखना है, लेकिन एटलीस्ट आपको पहले 2 का परसेंटेज भी याद रखना है। आपको पता होना चाहिए कि आंध्र प्रदेश का 20% योगदान है अंडा उत्पादन में पूरे भारत में, ठीक है। पहले नंबर पर आंध्र प्रदेश है, ये तो याद रहेगा, लेकिन 20% है, ये याद नहीं रहेगा। टॉप 3 राज्य याद कर लीजिए, और पहले वाले का एटलीस्ट आपको परसेंटेज भी याद रखना है, ठीक। साथ ही 20 और 15 आपके 35 होते हैं, 35 और 12 आपके 50% के अप्रोक्सीमेटली पहुँच रहा है, लेकिन पूरा एग्जैक्ट नहीं हो पाया। अगर कल को आ जाए कि इन टॉप 3 राज्यों का अंडा उत्पादन में योगदान अगर हम देखें तो 2/3 है, तो ये थोड़ा सा मिस्टेक मत कर देना। ऐसे स्टेटमेंट में बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं कि हाँ भाई आंध्र प्रदेश पहले नंबर पर है, तमिलनाडु तेलंगाना तीसरे पर है, बिल्कुल 2/3 होगा, ऐसा नहीं है। डाटा को भी ध्यान में रखना है, उसका उद्देश्य डाटा पूछना होता है, आपको इस तरीके से फंसाने का उद्देश्य होता है, ठीक है। तो स्टेटमेंट को समझना है। अगला है 2022-23 के दौरान देश के अंडा उत्पादन में उत्तर प्रदेश में बिहार का योगदान क्रम से 3.29% एंड
2.37% है, देख लेना एक बार, ठीक है। FAO के अनुसार कुल मांस उत्पादन के संदर्भ में भारत विश्व में 8वें स्थान पर है। मांस उत्पादन में भारत पूरी दुनिया में 8वें स्थान पर है। और 2022-23 में देश में मांस उत्पादक टॉप 5 राज्यों की अगर बात की जाए तो याद रखना, उत्तर प्रदेश मांस के प्रोडक्शन में पहले स्थान पर है। क्या आप समझ रहे हैं? उत्तर प्रदेश मांस के उत्पादन पहले स्थान पर है, जो 12.20% का मांस उत्पादन करता है पूरे भारत का, ठीक है। वेस्ट बंगाल सेकंड पर है, महाराष्ट्र तीसरे पर है, आंध्र प्रदेश चौथे पर है, तेलंगाना 5वें पर है। एग्जैक्ट आपको याद रखना है, ठीक है, एकदम सीक्वेंस से। 2022-23 में देश में ऊन का उत्पादन शीर्ष 5 राज्य बताए हैं, शीर्ष 5 राज्य केंद्र शासित प्रदेश बताएं। राजस्थान पहले पर, जम्मू कश्मीर दूसरे पर, गुजरात तीसरे पर, महाराष्ट्र चौथे पर, हिमाचल प्रदेश 5वें पर। सारे के सारे याद कर लेना है, ठीक है। डाटा बेशक ना याद रहे, लेकिन पूरा याद कर लेना है आपको, ठीक है। लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, अब जैसे राजस्थान का नाम यहाँ देख रहे हैं, 47.98%, ऑलमोस्ट 48% योगदान है। अगर कल को ये आ जाता है कि पूरे देश का लगभग लगा के लगभग 50% जो ऊन उत्पादन है केवल राजस्थान के द्वारा किया जाता है, याद रखना, बेशक अप्रॉक्सीमेटली 48% है, लेकिन ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसने अप्रॉक्सीमेटली लगाया हुआ है, उसने लगभग लगाया हुआ है, ठीक है। हम यहाँ महत्व दिखाते हैं, ठीक है। प्रश्न की प्रकृति को भी समझना है आपको, डाटा के साथ साथ आपको प्रश्न की प्रकृति को समझना है। यहाँ राजस्थान को वाकई महत्व देने वाली बात है, क्योंकि बहुत पास में है, डाटा बिल्कुल पास में। 48% मीन्स 50% अप्रॉक्सीमेटली। कल को वही कहते कि 90% योगदान राजस्थान का है, ये गलत हो जाएगा, ये बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा दिया, ठीक है। तो चीज़ों को समझना है। चलो आगे आ जाते हैं। रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 2024-25 ये दिया है। सारे के सारे याद कर लो, ये पूरी जो लिस्ट है याद कर लो, एकदम से 2-3 बार देखो, रट लो, ठीक है, याद कर लो अच्छे से, ठीक। 2024-25 के लिए, 2023-24 के लिए देख लेना एक बार अच्छे से, ठीक है। जरूर देखना है, डेफिनेटली देखना है, याद कर लेना है। गेहूँ, जौ, चना, मसूर याद कर लेना है, रेपसीड एंड सरसों कुसुम याद कर लेना है, ठीक है। आगे आ जाते हैं उद्योग क्षेत्र। क्या है ये है आपका उद्योग क्षेत्र। फोर्थ ग्लोबल री इन्वेस्ट, ठीक है। ये क्या है? ये है आपका एक 16 से 18 सितंबर 2024 के मध्य नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा महात्मा मंदिर, गांधीनगर, गुजरात में चौथे ग्लोबल रीन्यूएबल एनर्जी मीट एंड एक्सपो फोर्थ ग्लोबल री इन्वेस्ट का आयोजन किया गया, ठीक है। कहाँ पर? तो ये जगह याद रखनी है, गांधीनगर, गुजरात में, ठीक है। थीम क्या है इसकी? थीम है निवेश और नवाचार एवं प्रेरणा। निवेश, नवाचार एवं प्रेरणा, यानी कि इन्वेस्ट, इनोवेट एंड इंस्पायर, ठीक है। उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ये डाटा आपको याद रखना है, आपको ज़बरदस्ती का कुछ भी नहीं पूछते हैं वो, ठीक है। आप याद रखना, आप इनमें से अंदर जाएं, एक एक खाक को छान मारें, ये नहीं पूछते हैं आपको। बहुत मोटा डाटा पूछते हैं, बस पूछते आपको थोड़ा मतलब हॉरिजॉन्टल नहीं पूछते, वर्टिकल टाइप में पूछते हैं, ठीक है। आगे आ जाते हैं, एक बार देखना चाहें देख सकते हैं इसमें से, हाँ, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। समग्र नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करने वाले राज्य जो हैं टॉप 3, ये याद कर लेने हैं। उत्तर पूर्व के राज्य भी आपको याद कर लेने हैं, केंद्र शासित प्रदेश भी आपको याद कर लेने हैं। समग्र सौर ऊर्जा क्षमता हासिल करने वाले राज्य, इनमें भी टॉप 3 आपको याद कर लेना है। समग्र पवन ऊर्जा हासिल करने वाले राज्य, टॉप 3 आपको याद कर लेना है। समग्र जल विद्युत क्षमता हासिल करने वाले राज्य, टॉप 3 आपको याद कर लेना है, ठीक है। समग्र जल विद्युत क्षमता में बात करें तो सबसे पहले हिमाचल प्रदेश का नाम आता है, समझे, फिर कर्नाटक का, फिर उत्तराखंड का। पवन ऊर्जा में देखें तो पहले नंबर पर गुजरात है आपका, दूसरे पर तमिलनाडु, तीसरे पर कर्नाटक, ठीक है। सौर ऊर्जा में देखें तो राजस्थान पहले पर। पूरे में राजस्थान तो आपको पता है रेगिस्तानी क्षेत्र है, ज़्यादा से ज़्यादा प्लेट लगा पाओ तो ज़्यादा से ज़्यादा सौर ऊर्जा का उत्पादन होगा। दूसरे पर गुजरात है, तीसरे पर कर्नाटक, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेशों में अगर हम देखें टोटल नवीकरणीय ऊर्जा के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो पहले नंबर पर जम्मू कश्मीर, दूसरे पर NCT ऑफ दिल्ली और तीसरे पर लद्दाख है। वहीं उत्तर पूर्व राज्यों में सिक्किम पहले पर है, अरुणाचल दूसरे पर, तीसरे पर असम है। और अगर हम मतलब सिर्फ उत्तर पूर्व के मतलब जो छोटे छोटे राज्य हैं उनकी बात कर रहे हैं, अगर हम बड़े राज्यों में बात करें तो गुजरात पहले पर है, राजस्थान दूसरे पर है, तमिलनाडु तीसरे पर है। याद रखना, ये पूरा डाटा इंपॉर्टेंट है, ओके। चलो
आगे आ जाते हैं हम 16 से 18 सितंबर 2024 की न्यूज़। ये एक बार देखो, 16 से 18 सितंबर 2024 की न्यूज़ है भाई। ये भी पिछले अगर 1-2 महीने पुरानी, 3 महीने पुरानी न्यूज़ है एग्ज़ाम से पहले की। इस तरह का अगर डाटा है, बिल्कुल डेफिनेटली आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ओके, आगे आते हैं BRAP 2022 उत्तर प्रदेश को टॉप अचीवर का दर्जा प्राप्त हुआ है। एक बार इसको भी देख लेते हैं। BRAP यानी कि बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2022, ठीक है। इसमें क्या है, उत्तर प्रदेश ने टॉप अचीवर का दर्जा हासिल किया है। उत्तर प्रदेश को 2 व्यवसाय केंद्रित और 1 नागरिक केंद्रित क्षेत्र में टॉप अचीवर का दर्जा चुना गया, किसमें, व्यवसाय केंद्रित और नागरिक केंद्रित, ठीक है। विश्वस्य राष्ट्रीय ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक, विश्वस्य ये क्या है, ये है राष्ट्रीय ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक, जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए इसके तहत मतलब इनक्रिप्टेड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से इनक्रिप्टेड जो है फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए इसका उद्देश्य लोगों को अत्याधुनिक, पारदर्शी, सुरक्षित एवं विश्वसनीय डिजिटल सेवा प्रदान करना है, ठीक है। अगस्त 2024 में नवरत्न दर्जा प्राप्त कंपनियां, ये आपका लिस्ट जो आप देख सकते हैं, और एक बार ये आप देख सकते हैं किसने सबसे पहले दिया है। एक बार यहाँ लिस्ट देख सकते हैं और इनमें एक बार नीचे से शुरू करिए। SJVN लिमिटेड होगी, NHPC लिमिटेड होगी, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड होगी, रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड होगी। ये आप नाम देख सकते हैं, ठीक है। एक बार इसको देख लीजिए, ठीक। वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिक्स रिव्यू 2023, 31 जुलाई 2024 की न्यूज़ है। तो अब इसमें रिव्यू में बताया है कि भाई ये आपका जो है ट्रेड है, आपका मर्चेंडाइज ट्रेड है आपका, ये पण्य वस्तुओं का, और ये है आपका सर्विसेज का नीचे वाला, ठीक है। अब इसमें जैसे कि आप देख रहे हैं पहले नंबर पर चीन का स्थान दिया है। चीन क्या है, रैंक है आपकी पहली एक्सपोर्ट के संदर्भ में। सवाल ये है कि पूरी दुनिया में जो एक्सपोर्ट करते हैं सारे कंट्रीज करते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा बड़ा एक्सपोर्टर कौन सा देश है, ठीक है, और उसका पूरी दुनिया के एक्सपोर्ट में योगदान कितना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, ठीक है। तो बस यही बताया इसमें बताया है कि जो चीन है वो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, जो कि जितना भी एक्सपोर्ट किया जाता है पूरी दुनिया में उसका 14.4% चीन का हिस्सा होता है, ठीक है। सेकंड नंबर पर US है जिसका 8.3% हिस्सा है। ऐसे ही करके लिस्ट दी हुई है, इसमें भारत की जो रैंक है वो 18वीं है जिसका 1.8% हिस्सा है, ठीक है। सॉरी, रैंक 8 है, 8th है भारत की, सॉरी 18th है, ठीक है, एक्सपोर्ट के संदर्भ में, चलो ठीक है। फिर एक सवाल ये भी बनता है कि ठीक है एक्सपोर्ट तो ओके, बट ऐसा भी तो होगा कि इंपोर्ट करते होंगे कंट्रीज, उनकी भी तो कुछ लिस्ट जारी होती होगी। तो हाँ भाई बिल्कुल जारी होती है। अगर हम इंपोर्ट के संदर्भ में देखें तो US पहले नंबर पर है, जो पूरी दुनिया से सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है, तो 13.2% उसका पूरी दुनिया के इंपोर्ट में योगदान है, और उसकी रैंक पहली है। सेकंड रैंक पर चीन है जिसका 10.6% का योगदान है। थर्ड पर जर्मनी है। देखो जर्मनी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों ही मामलों में थर्ड पर है, ठीक है, याद करना आसान हो गया। भारत अगर इंपोर्ट के संदर्भ में देखें तो 2.8% जो भारत की जो है भागीदारी है पूरी दुनिया के इंपोर्ट में, और भारत की जो रैंक है वो 9th है। दोगुना फर्क है। भारत की जहां एक्सपोर्ट में पूरी दुनिया में 18th रैंक है, वहीं भारत की जो इंपोर्ट हो रहा है उसमें भारत की 9th रैंक है, ठीक है। चलो सर्विसेज में अगर एक बार हम देख लेते हैं तो सर्विसेज में पहले नंबर पर जो आया है वो US है। सर्विसेज के एक एक्सपोर्ट में, हम एक्सपोर्ट की बात करें तो पहले नंबर पर US है। पूरी दुनिया में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की सर्विसेज फैली हुई हैं, ये एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पर है UK, तीसरे पर है चाइना, और भारत की रैंक यहाँ 7th है। यहाँ भारत ने बाजी तब भी मारी है, ठीक है। और वहीं अगर हम इंपोर्ट के संदर्भ में देखें तो उसमें भी US पहले नंबर पर है, दूसरे पर चीन है लेकिन, और तीसरे पर है जर्मनी, और भारत की रैंक यहाँ पर जो है अब ये हिस्सेदारी भारत की 3.8% है, लेकिन रैंक है वो 9th है, ठीक है। चलो आगे आ जाते हैं। वर्ष 2022 में कृषि उत्पादों के निर्यात के संदर्भ में शीर्ष 5 देश, दोबारा पढ़ो, वर्ष 2022 में कृषि उत्पादों के निर्यात के संदर्भ में शीर्ष 5
एग्रो प्रोडक्ट जो होते हैं, एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट होते हैं उनके एक्सपोर्ट की बात कर चल रही है, तो आपके कान तुरंत सतर हो जाने चाहिए, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट बन जाती हैं ऐसी चीज़ें। यूएस पहले पर, ब्राज़ील सेकंड पर, चाइना थर्ड पर, कनाडा फोर्थ पर तथा इंडोनेशिया फिफ्थ पर। अब भारत को अगर हम देखें तो एग्रो प्रोडक्ट में भारत की जो रैंक है वो 7th है, अर्जेंटीना के साथ है। भारत और अर्जेंटीना दोनों साथ है। कहीं ना कहीं ये रैंक वैश्विक दृष्टिकोण के हिसाब से देखें तो कम है। भारत की जिस हिसाब की सॉइल है, जिस हिसाब की जनसंख्या है, जिस हिसाब से भारत की निर्भरता है एग्रीकल्चर पर, उस हिसाब से कम है। भारत की यहाँ रैंक पहली दूसरी होनी चाहिए, पहली या दूसरी, ठीक है। वर्ष 2022 में कृषि उत्पादों के आयात के संदर्भ में अगर हम टॉप 5 कंट्रीज़ को देखते हैं तो पहले पर चीन है, फिर यूएस है, फिर जापान, यूके, कनाडा है। भारत का इसमें भी रैंक 7th है। मतलब एग्रीकल्चर के एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट दोनों में ही जो भारत की रैंक है वो 7th रैंक है। ओके, चलो आगे आ जाते हैं। टेक्सटाइल मतलब आपको एक बात याद रखनी है, ये जो डाटा है, आपको जितना भी डाटा है, हमने हाईलाइट कुछ डाटा किया है, लेकिन ये जो रिव्यू है आपको 31 जुलाई 2024 को आया, ये 2023 का रिव्यू है, ठीक है। लेकिन ये डाटा आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है। हमने कुछ चीज़ों को हाईलाइट किया है, याद रखना, लेकिन आपको पूरा पढ़ना है। वर्ष 2022 में कपड़ा टेक्सटाइल एक्सपोर्ट के संदर्भ में अगर देखें तो भारत पूरी दुनिया में पहले नंबर पर है, शीर्ष निर्यातक देश है टेक्सटाइल एक्सपोर्ट के संदर्भ में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक, तीसरा सबसे बड़ा चूना उत्पादक और चौथा सबसे बड़ा लौह अयस्क का उत्पादक देश है। आपको याद कर लेना है। ओके, चलो आगे आते हैं। भारत आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष, आपूर्ति श्रृंखला परिषद यानी कि सप्लाई चेन काउंसिल, सप्लाई चेन काउंसिल का वाइस चेयर चुना गया है। सवाल ये आता है कि भैया ये सप्लाई चेन काउंसिल है क्या? तो अब देखो, भारत तथा 13 अन्य प्रशांत जो हिंद प्रशांत जो देश हैं उन्होंने IPEF भागीदारों द्वारा, IPEF क्या है भैया? देखो IPEF आपको यहाँ से मिलेगा, कहाँ से मिलेगा? शायद यहाँ पर IPEF दिया नहीं है, और IPEF हम ऐसे ही बता देते हैं आपको। IPEF असल में है क्या? ये जो आई है, I फॉर इंडो, P फॉर पैसिफिक, E फॉर इकोनॉमिक, F फॉर फ्रेमवर्क, यानी कि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क भागीदार जो देश हैं, ठीक है, उनके तहत 3 निकाय निश्चित किए गए हैं भैया। कौन कौन से? एक है आपका सप्लाई चेन काउंसिल, ठीक, दूसरा है क्राइसिस रिस्पॉन्स नेटवर्क, ठीक, तीसरा लेबर राइट्स एडवाइजरी बोर्ड, ठीक है, ठीक है। अब तीनों के कोई ना कोई अध्यक्ष, कोई ना कोई उपाध्यक्ष होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे, ठीक है। तो इसके और इसके अलग अलग हैं, लेकिन जो सप्लाई चेन काउंसिल है इसका वाइस चेयर चुना गया है हाल ही में इंडिया को। इतनी तो बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देख लेते हैं एक बार, सारे के सारे देख लेते हैं। जो आपूर्ति श्रृंखला परिषद है यानी सप्लाई चेन काउंसिल है, उसका जो भारत को उपाध्यक्ष चुना गया, फिर अध्यक्ष कौन है? US उसका अध्यक्ष है। दूसरा आ जाओ, संकट प्रतिक्रिया नेटवर्क, क्राइसिस रेस्पॉन्स नेटवर्क, इसका अध्यक्ष कौन है? दक्षिण कोरिया, उपाध्यक्ष जापान। तीसरा श्रम अधिकार सलाहकार बोर्ड यानी कि लेबर राइट्स एडवाइजरी बोर्ड, LRAB, इसमें अध्यक्ष कौन है? US, और फिजी इसका उपाध्यक्ष है, ठीक। चलो आगे आगे बढ़े, ये देख लेना एक बार, ठीक। 10 सितंबर 2024 को, यहाँ देखो 10 सितंबर 2024 को वाशिंगटन DC में जो सप्लाई चेन काउंसिल है उसका सबमिट किया गया था, ठीक है। कहाँ? वाशिंगटन DC में, ठीक। आगे आते हैं, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2024, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2024, जून 2024 में स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा वैश्विक स्टार्टअप पारिस्थितिकी सूचकांक में 2024 जो ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स है वो 2024 का वो जारी किया गया है, ठीक है। एक बार देख लेते हैं इसमें तय क्या है कि रैंक देख लेते हैं। US हमारा जो है पहले रैंक पर है, UK सेकंड पर है, इजराइल थर्ड पर है, कनाडा फोर्थ, सिंगापुर फिफ्थ। याद कर लेना है आपको, ठीक है। शहरों के संदर्भ में देखें तो सैन फ्रांसिस्को पहला, न्यूयॉर्क सेकंड, लंदन थर्ड, लॉस एंजल्स फोर्थ और बोस्टन एरिया फिफ्थ, ठीक है। भारत के 3 शहर, एक है आपका बेंगलुरु जिसको 8th नंबर मिला है, नई दिल्ली जिसको 11th नंबर मिला है, और मुंबई है जिसको 20वां स्थान प्राप्त हुआ है, को टॉप 20 में शामिल किया गया है, ठीक है। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। 31 जुलाई 2024 की न्यूज़ है, याद रखना। बेंगलुरु 8th,
नई दिल्ली 11th, मुंबई 20। ठीक। यूके भारत का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक गंतव्य। जो यूनाइटेड किंगडम है वो भारत के लिए चौथा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट कंट्री बन गया है, एक्सपोर्ट करने, जहाँ एक्सपोर्ट भारत सबसे ज़्यादा करता है। अगर हम देखें भाई, यूके तो हो गया, अगर हम लिस्ट देखें तो पहले नंबर पर कौन है, तो यूएस, सेकंड पर यूएई, तीसरे पर नीदरलैंड, फोर्थ पर यूके, ये याद रखो। थर्ड पर क्या है, नीदरलैंड। फिफ्थ पर है आपका चीन। ठीक, ओके। एक बार यहाँ ग्रोथ देखो, ग्रोथ देख रहे हैं, ठीक है भैया, 13 ओके, 19 ओके, 43, इट्स इम्पोर्टेंट। नीदरलैंड को हाईलाइट यहाँ किया है, क्यों, 43.92% की ग्रोथ हुई है। समझ में आ रहा है कितनी ज़्यादा है। यूके जो फोर्थ बना है, कैसे बना है, 33.54% की ग्रोथ हुई है। आर यू गेटिंग। चाइना के साथ में देखो 3.35% की ग्रोथ, समझ रहे हो। सर्वाधिक जीआई टैग के साथ उत्तर प्रदेश शीर्ष पर। उत्तर प्रदेश में 75 जीआई टैग हो गए हैं, ठीक है। उसके बाद में सेकंड नंबर पर आपको पता है तमिलनाडु का है, जो 58 जीआई टैग के साथ में। अच्छा, उत्तर प्रदेश अगर एकल रूप में देखें तो 75, लेकिन कुछ राज्य, कुछ जीआई टैग ऐसे भी हैं जो उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों के साथ में, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो कोई एक प्रोडक्ट है और उसको सम्मिलित रूप से 2 राज्यों को जीआई टैग दिया, ठीक है। तो इस तरीके से अगर देखें तो टोटल अगर हम देखें इस तरीके से तो 3 और हैं जिनको सम्मिलित रूप से किया गया है, तो टोटल 78 उत्पाद फिर हो जाते हैं, ठीक है। अभी हाल ही में बनारस की तिरंगा बर्फी और तथा मेटल कास्टिंग क्राफ्ट, लखीमपुर खीरी का थारू, मतलब बनारस का ही तिरंगा बर्फी और बनारस की मेटल कास्टिंग क्राफ्ट, ठीक है। लखीमपुर खीरी की थारू एम्ब्रॉयडरी और बरेली का केन एवं बेम्बू क्राफ्ट और जरदोजी क्राफ्ट तथा पिलखवा का पिलखवा हापुड़ का जो हैंड ब्लॉक प्रिंट, पिलखवा क्या है, हापुड़ में के अंतर्गत आता है, उसका हैंड ब्लॉक प्रिंट, इनको जो है क्या दिया गया है, जीआई टैग दिया गया है, ओके। तो और फिर आगे बताया है कि उल्लेखनीय है कि वर्ष इन 6 उत्पादों को नाबार्ड द्वारा समर्थन दिया गया था। 2008 में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद का जो सुरखा अमरूद है उसको सबसे पहले जीआई टैग प्राप्त हुआ था। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में ये डाटा दे दिया है कि भैया उत्तर प्रदेश को जो पहला जीआई टैग मिला था वो कब मिला था, तो 2008-9 में। किस चीज़ का मिला था, तो इलाहाबाद का जो सुरखा अमरूद है उसका जीआई टैग मिला था, ओके। चलिए, अब अगली जो न्यूज है वो है हमारी एनर्जी स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2024, ठीक है। ये डाटा है एनर्जी स्टैटिस्टिक इंडिया 2024 का। अब ये मतलब जो डाटा है वो इंटरनेशनल मानकों के अनुरूप है, इसलिए इस डाटा को एक बार देख लेना, क्योंकि मार्च 2024 की न्यूज है, ठीक है। तो वर्ष 2024 का कोई भी डाटा है मिनरल्स एंड सब्सटेंस संबंधित, तो आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि दिया है कि प्रति व्यक्ति कुल प्राथमिक ऊर्जा आपूर्ति यानी कि टोटल एनर्जी सप्लाई पर कैपिटा बढ़कर वर्ष 2021-22 में, वर्ष 2022-23 में, मतलब 2021-22 22-23 में क्रमशः 22,724 मेगा जूल और 25,745 मेगा जूल हो गई है। यानी कि अगर हम देखें तो 2022-23 को अगर हम देखें तो 25,745 मेगा जूल, वहीं 21-22 को अगर हम देखें तो आपको 22,724 मेगा जूल हो गई है, ठीक है। अगला दिया है कि भारत के पास कोयले का प्रचुर भंडार है, हाँ ठीक है। भारत में सर्वाधिक कोयला वाले शीर्ष 3 राज्य, ये सर्वाधिक कोयला वाले शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं, तो ये है आपका उड़ीसा, फिर आपका झारखंड और फिर आपका छत्तीसगढ़, ठीक है। जो देश के कुल कोयला भंडार का लगभग 69% हिस्सा रखते हैं। अब देखो सोचने वाली बात क्या है, इन्होंने टॉप 3 राज्य बता दिए हैं, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, ठीक है। अब इन्होंने ये भी कहा है कि ये तीनों राज्य पूरे भारत का कोयला है उसका लगभग 69% भंडार इन्हीं 3 राज्यों में है। यानी कि अगर स्टेटमेंट इस तरीके से आता है कि 2/3 हिस्सा कोयले का, लगभग 2/3 हिस्सा इन 3 राज्यों के पास है, तो भी आप सही करेंगे स्टेटमेंट को, ठीक है। लेकिन अगर कहीं ऐसा आ जाए कि इनमें से उड़ीसा में सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन किया जाता है, आप करेंगे सही। और अगर ये कहें कि मतलब उड़ीसा में सबसे ज़्यादा कोयला भंडार है, आप कर देंगे उसको सही। और फिर वो कहते हैं कि पूरे भारत का कोयला भंडार का लगभग 90% कोयला भंडार महज उड़ीसा में है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है। मतलब ठीक है, ये तो आपको पता है कि उड़ीसा सबसे ज़्यादा भंडार है, लेकिन फिर थोड़ा सा ना ये भी मात्रात्मक थोड़ा सा नज़रिया भी आपका स्पष्ट होना चाहिए कि कहीं ऐसा है भाई उड़ीसा पहले नंबर पर तो है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि 90% कोयला केवल उड़ीसा में ही है, ठीक है।
ये इस तरह की चीज़ें जो है याद रखना, ठीक है। क्योंकि इसमें ना बच्चे फंस जाते हैं अक्सर, उनको लगता है कि उड़ीसा पहले स्थान पर है तो हाँ हो सकता है, इस तरह से सोचने लगते हैं, ठीक है। कच्चे तेल का भौगोलिक वितरण इंगित करता है कि अधिकतम जो भंडार है वो पश्चिमी अपतटीय वेस्टर्न ऑफशोर क्षेत्र है उसमें है, यानी कि पूरे जो है भारत का जो क्रूड ऑयल का जो रिजर्व है उसका लगभग 33% है, ठीक है। और फिर आगे है इसके बाद असम, जो कि 23% हिस्सा है असम का। और फिर मतलब यानी कि अगर आप देखेंगे तो पहले नंबर पर आपका वेस्टर्न ऑफशोर एरिया है और सेकंड नंबर पर आपका असम है, ठीक है। प्राकृतिक गैस का अधिकतम भंडार जो पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र है यानी कि वेस्टर्न ऑफशोर एरिया है उसमें है, उसके बाद पूर्वी अपतटीय क्षेत्र है, ठीक है। तो ये दोनों याद रखने हैं कि अगर हम मतलब जो हमारी जो नेचुरल गैस है उसके अगर हम रिजर्व की बात करें तो वेस्टर्न ऑफशोर एरिया में ज़्यादा है और सेकंड नंबर पर आपका पूर्वी जो ईस्टर्न ऑफशोर एरिया है वहाँ पर कम है, ठीक है। वह सेकंड नंबर पर है, ठीक। आगे आ जाते हैं। अगला है 31 मार्च 2023 तक की स्थिति के अनुसार देश में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन की कुल क्षमता अगर हम देखें तो ये जो मतलब आपको जो मतलब जो मात्रा दी गई है, ठीक है, तो उसको आपको याद करना है, ठीक है। जैसे कि 21,09,654 मेगावाट, 21,09,654 मेगावाट है आपकी नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता भारत की, ठीक है। 31 मार्च 2023 तक ये डाटा है, आपको याद रखना है ऐसे डाटा, ठीक है। अब इसमें जो नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन होता है उसमें बताया है कि राजस्थान की हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा है, जो पूरे भारत की जो नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन होता है उसका लगभग 20% यानी कि 20.3% की हिस्सेदारी केवल राजस्थान अकेले राज्य की है। उसके बाद में फिर आपका महाराष्ट्र है जो 11.79% है, उसके बाद में गुजरात है जो 10.45% है, फिर कर्नाटक है आपका जो 9.75% है, याद रखना है। इसमें टॉप 3 नहीं, आपको जो जितने दिए हुए हैं जैसे राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, ठीक है, कर्नाटक, ये चारों के चारों आपको क्या करना है, ये सभी के सभी आपको याद कर लेना है, ठीक है, क्योंकि ये डाटा इम्पोर्टेंट है, ठीक। आगे आ जाते हैं, चलो चलो इसको भी पॉइंट को देख लेना, आगे आ जाते हैं फिर, ठीक है। भारत FAO-COFI मत्स्य पालन उप समिति का पहला उपाध्यक्ष चुना गया है, ठीक है। इसमें क्या है कि जनवरी 2024 की बात है कि भारत को मत्स्य पालन पर खाद्य एवं कृषि संगठन समिति यानी कि FAO-COFI की मत्स्य पालन प्रबंधन उपसमिति के पहले उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है, ठीक है। चलो ये जो है FAO-COFI इसकी जो फुल फॉर्म है वो मेरे भी दिमाग से निकल गई है, इसको एक बार आप डाल के देख लेना, ठीक है। और याद रखना इस समिति का जो है भारत जो है इस समिति का जो है इसकी उप समिति का, ठीक है, मत्स्य पालन की उप समिति है, ठीक है, उसका जो है उपाध्यक्ष चुना गया है, ठीक। आ गया तो मत्स्य पालन प्रबंधन पर उप समिति की स्थापना 5 से 9 सितंबर 2022 के मध्य रोम जो कि इटली में है में आयोजित मत्स्य पालन पर FAO समिति के 35वें सत्र के दौरान की गई थी, ठीक है। तो ये आपको याद कर लेना है, ठीक। 2022 में ही इसकी स्थापना हुई है, बहुत पुरानी नहीं है। अगला है FDI एवं फॉर्च्यून 500 कंपनियों के निवेश हेतु प्रोत्साहन नीति 2023। ये 1 नवंबर 2023 की न्यूज़ है, ठीक है। 1 नवंबर 2023 की न्यूज़ है, फिर भी आपको एक बार देख लेनी है इसको, ठीक है। FDI एवं फॉर्च्यून 500 कंपनियों के निवेश हेतु प्रोत्साहन नीति लाई गई है, ठीक है। तो उसको आप एक बार देख लेना, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस नीति को मंजूरी प्रदान की गई है। पढ़ना चाहिए, एक बार हल्का सा पढ़ लेना इसको, ठीक है। विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक्स ईज लीड्स 2023, 16 दिसंबर 2023 की न्यूज़ है, ठीक है। तो इसमें भी आप एक बार देख लेना, कुछ ज़्यादा वो है नहीं, श्रेणी है। इस श्रेणी के अंदर क्या रखा है उन्होंने, ये लैंड लॉक ग्रुप रखा है, फिर कोस्टल ग्रुप रखा है, नॉर्थ ईस्ट ग्रुप रखा है
और फिर यूनियन टेरिटरीज रखें, ठीक है, ये श्रेणी है। अब इनके अंतर्गत इन्होंने जो वो दिए हैं, मतलब जो रैंकिंग दी है, उसमें एक अचीवर्स की रैंकिंग दी है, एक फास्ट मूवर्स की दी है और एक एस्पायरर्स की दी है, ठीक है, यानी कि आकांक्षी। तो जो उत्तर प्रदेश है वो लैंड लॉक्ड ग्रुप के अंतर्गत आता है और उसमें उत्तर प्रदेश को अचीवर्स वाली श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। ये तो आपको दिमाग में रखना है। बाकी सारे राज्यों को आप कहाँ तक याद करेंगे, ठीक है, तो सारे राज्यों को आप रहने दीजिए। हाँ, लैंड लॉक्ड में ही जो बिहार है उसको जो है आपको एस्पायरर्स की श्रेणी यानी कि आकांक्षी श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। फास्ट मूवर्स में एमपी है, राजस्थान है, उत्तराखंड, ठीक। एक बार देख लेना है आपको। नॉर्थ ईस्ट में अगर आप देखेंगे तो अचीवर्स में असम, सिक्किम और त्रिपुरा को रखा है, ठीक है। और जो यूनियन टेरिटरीज हैं उसमें चंडीगढ़ और दिल्ली को जो है अचीवर्स में रखा है, ठीक है। बाकी आप हल्का सा नज़र मार सकते हैं। आगे आ जाते हैं। अगला है अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक घटनाक्रम, ठीक है। ये आर्थिक घटनाक्रम है अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है। पहली न्यूज है विश्व आर्थिक स्थिति एवं संभावनाएं सितंबर 2024। ये सितंबर 2024 की न्यूज है, ठीक है। अब यहाँ पर जो न्यूज दी गई है उसमें क्या है कि 2022 से 2025 के मध्य जीडीपी में ग्रोथ बताई गई है, 2022 से 2025 के मध्य। तो उसमें विश्व की अगर हम देखें तो 2022 में दी गई आपकी 3.1%, 2023 में आपकी 2.7%, 2024 में आपकी 2.7%, 2025 में भी होगी आपकी 2.7%, ठीक है। अगर भारत के संदर्भ में हम देखें तो 2022 में आपकी 7.7%, 2023 में 7.9%, 2024 में 6.9%, 2025 में 6.6%। हमेशा भारत की जो नेक्स्ट ईयर होती है, आने वाली साल होती हैं, उसमें कम ही आंकते हैं ये लोग और फिर हमेशा इनको संशोधन करना पड़ता है, बाद में ज़्यादा ही बैठती है, ठीक है। अब ये ए जो है, ए का मतलब है आंशिक अनुमान, यानी कि पी ए। तो जहाँ पी ए लिखा है वो आंशिक अनुमान है, ठीक है, ये आंशिक अनुमान है। और जहाँ लिखा है आपका बी पूर्वानुमानित है, यानी कि 2024 की और 2025 की, इनके पीछे बी लिखा है, यानी कि ये पहले से अनुमानित की गई हैं, पूर्वानुमानित है। और जहाँ ए लिखा है ये आंशिक अनुमान है, यानी कि मतलब हल्का सा अनुमान लगाया है, मतलब ज़्यादातर जो मतलब पूरा पूरा प्रयास है कि लगभग लगभग यही बैठेगा, लेकिन पूरा नहीं है ये नहीं कि मतलब बहुत सारा डेटा भी है, ठीक है, और बहुत और कुछ थोड़ा सा अनुमान भी है, ऐसे मिक्स है, ठीक। और 2022 वाला है वो पूरी तरीके से डाटा है, ठीक है। आगे आ जाते हैं। अगला है इंडिया डेवलपमेंट अपडेट 2024, ठीक है। ये क्या है तो देखो, ये इंडिया डेवलपमेंट अपडेट 2024 है, वो वर्ल्ड बैंक द्वारा जो है इसको जारी किया गया है, ठीक है। ये रिपोर्ट है, एक इंडिया डेवलपमेंट अपडेट एक रिपोर्ट है जिसको वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया गया है, ठीक। अब इस रिपोर्ट के अंतर्गत उन्होंने क्या किया है कि रिपोर्ट के अनुसार भारत की आर्थिक वृद्धि दर 2022-23 यानी कि अप्रैल 2022 से मार्च 2023 के बीच की बात कर रहे हैं, 7% से बढ़कर वित्त वर्ष 2023-24 में 8.2% हो गई है, ठीक है, 8.2% हो गई है, ये डाटा दिया है, ठीक। तो वहाँ पे डायरेक्ट कहा आएगा, एक तो ये कि इंडिया डेवलपमेंट अपडेट 2024 के अनुसार, या फिर इस तरीके से आएगा कि वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी की गई इंडिया डेवलपमेंट अपडेट 2024 के अनुसार वर्ष 2022-23 में जो ग्रोथ है इंडिया की वो कितनी है, या फिर 2023-24 में वो कितनी है, ठीक है, इस तरीके से आएगा। दूसरा ऐसे भी आ सकता है कि भी एक स्टेटमेंट ऊपर दे दे कि इंडिया डेवलपमेंट अपडेट इसके द्वारा, इस संस्थान के द्वारा जारी की जाती है, नीचे ये डाटा दे दे, ठीक है, फिर कहे कि दोनों में से बताओ सही कौन सा है। अब है बिजनेस रेडी विश्व बैंक की, ठीक है, विश्व बैंक की रिपोर्ट है बिजनेस रेडी। अब यह रिपोर्ट निजी क्षेत्र के विकास का समर्थन करने के लिए, ठीक है, दुनिया भर के कारोबारी माहौल का मात्रात्मक मूल्यांकन प्रदान करती है। निजी क्षेत्र के विकास का समर्थन मतलब ये क्या करेगी कि रैंकिंग दे देगी कि इस देश में आपको बिजनेस मतलब जो आपको एस्टेब्लिश करना चाहिए या नहीं, इसमें आपको इस्टेब्लिश करना चाहिए या नहीं।
तो ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट किसी से भी जाकर के कहेगी इसमें करो इसमें मत करो, वो एक रिपोर्ट जारी कर देती है और उस रिपोर्ट में कुछ 10 मानकों को उसने सम्मिलित करा हुआ है। तो उसके अनुसार जो बिजनेसमैन हैं, जो निजी क्षेत्र के निवेशक हैं, वो जाकर के इस रिपोर्ट को देख करके फिर अलग अलग देशों में जो है इन्वेस्टमेंट कर पाए। ठीक है, अब जो ये रिपोर्ट है वो नियामक ढांचे की गुणवत्ता, फर्म और बाजारों के समर्थन में सार्वजनिक सेवाओं का प्रावधान, व्यवहार में उन्हें कितनी कुशलता संयोजित किया जाता है, इन सब को जो है मापती है। ठीक है, बिजनेस रेडी 10 विषयों पर केंद्रित है जो किसी व्यवसाय को खोलने, संचालित करने, विस्तार करने, बंद करने, पुनर्गठित करने के दौरान फर्म के जीवन चक्र और बाजार में इसकी भागीदारी के बाद आयोजित व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। आगे आ जाते हैं। तो बिजनेस रेडी है वो पहले क्या है, डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में सुधार करते हुए इसको प्रतिस्थापित करती है। जो डूइंग बिजनेस रिपोर्ट पहले जारी की जाती थी वर्ल्ड बैंक के द्वारा, उसमें सुधार करके हल्का सा जो है सुधार करके और नया नाम रख दिया है बिजनेस रेडी। ठीक है, बिजनेस रेडी रिपोर्ट, और उसमें हल्का सा सुधार किया, इसको बंद कर दिया, वो नहीं आ गई है। ठीक है, तो ये रिपोर्ट याद रखना किसकी है। ठीक है, अल्जीरिया न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9वां सदस्य देश बन गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये पॉइंट, ये अगस्त 2024 की न्यूज़ है, आपको याद रखना है कि अल्जीरिया जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9वां सदस्य बना है। अल्जीरिया के बारे में आपको पता होना चाहिए, अफ्रीकन देश है। ठीक है, साउथ ईस्ट सहारा अफ्रीकन कंट्रीज का हिस्सा है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, दिया है कि अक्टूबर 2023 में मिस्र जो है एनडीबी का सदस्य बना था, अक्टूबर 2023 में। ठीक है, अक्टूबर 2023 में यूएई तथा सितंबर 2021 में बांग्लादेश इसका एनडीबी का सदस्य बना था। वर्ष 2015 में जो है एनडीबी को एस्टेब्लिश किया गया था और इसके जो संस्थापक देश थे वो ब्राज़ील, रूस, भारत, चाइना, दक्षिण अफ्रीका है। इस प्रकार वर्तमान में एनडीबी के कुल 9 सदस्य देश हैं, सभी के सभी आपको याद होने चाहिए। ठीक है, कब एस्टेब्लिश किया गया था, भारत मतलब एस्टेब्लिश मेंबर था या नहीं, ये एकदम सारी चीज़ आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है, पहला बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन, ठीक है, 6 से 8 अगस्त 2024 की न्यूज़ है, तो ऐसे में आपको याद कर लेना चाहिए। इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली में पहला बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। जो बिम्स्टेक की स्थापना है फिर उसको आपको पता होना चाहिए 6 जून 1997 की है, और इसमें जो है म्यांमार जुड़ा था 22 दिसंबर 1997 को। ठीक है, और फरवरी 2024 में इसमें भूटान जुड़ गया था और नेपाल जुड़ गए थे। ठीक है, ये दोनों देश जो है 1997 2004 में जुड़े हैं। ठीक, और 1997 में म्यांमार, तो ये याद रखना है आपको। ठीक है, बिम्स्टेक पहले क्या था कि ये बिस्टेक के नाम से जाना जाता था। जब इसकी स्थापना हुई थी तब ये बिस्टेक के नाम से जाना जाता था, जिसमें बांग्लादेश था, भारत था, चाइना, वो श्रीलंका था और थाईलैंड था, 4 ही देश थे। ठीक है, अब ये बाद में और देश जुड़ गए। ठीक, एशियन डेवलपमेंट आउटलुक 2000 जुलाई 2024, एशियन डेवलपमेंट आउटलुक जुलाई 2024 है। ये किसके द्वारा जारी किया गया है, तो 17 जुलाई 2024 की न्यूज़ है, तो याद रखना है एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें भी जो प्रमुख क्षेत्र हैं उनमें उनकी जीडीपी जो है, जीडीपी की मतलब क्या ग्रोथ रही है। ठीक है, उसके अनुसार जो है इनको कहा गया, मतलब जो है मतलब रखा गया है देशों को। ठीक है, जैसे वर्ष 2023 में, वर्ष 2024 में अप्रैल तक का और फिर जुलाई तक का अनुमान। ठीक है, और वर्ष 2025 में अप्रैल और जुलाई तक का अनुमान। ठीक है, तो इसमें फिर ये बता रहा है, जैसे ये अप्रैल है तो पिछली अप्रैल में क्या था उसके अनुसार ये मापा जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि पिछले 4 वर्षों का माप लिया, ये नहीं होता महीनों का, ये ऐसे होता है कि अगर अप्रैल का ये डाटा आ रहा है इसका मतलब ये है कि वर्ष 2023 में अप्रैल में क्या था अनुमान। ठीक है, तो वर्ष 2024 के अप्रैल में क्या है, इस तरीके से। ठीक है, अगर जैसे जुलाई में है तो ठीक वैसे ही 2023 के जुलाई में क्या था और वर्ष 2024 के जुलाई में क्या है। ठीक, ऐसे पूर्वी एशिया, चीन, दक्षिण कोरिया और ये सब, सिंगापुर, इन सब देशों की जो है ग्रोथ रेट दी हुई है। आपको भारत की एकदम याद कर लेनी है। 2023 में 8.2%, अप्रैल 2024 में आपकी 7% और जुलाई 2024 में आपको देखेंगे 7%। ठीक है, दोनों में ही 7% है, और अप्रैल और जुलाई दोनों में ही 7.2% है 2025 में। ठीक है, अनुमानित है। आज आगे आ जाते हैं, अगला है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक।
ठीक है, जो कि आईएमएफ की रिपोर्ट है, बहुत ओल्ड रिपोर्ट है, आपको याद ही होगा, इसका नाम काफ़ी चर्चा का विषय बना रहता है, कई बार एग्जाम्स में भी आई है। इस बार जो रिपोर्ट का शीर्षक है वो है द ग्लोबल इकोनॉमी इन स्टिकी स्पॉट। ठीक है, तो शीर्षक आपको याद हो या ना हो कोई इशू नहीं है ऐसा, लेकिन जो इसकी जो वास्तविक जीडीपी ग्रोथ है वो आप एक बार देख लो। उसका जो दिया गया है कि वर्ष 2022 का अब विश्व के लिए 3.5%, लेकिन 2023 का 3.3%, 2024-25 का अनुमानित किया है 3.2% 24 और 3.3% 25। भारत का देखेंगे तो 7% 2022 का, 2023 का 8.2%, 2024 का 7% और 2025 का 6.5%। याद रखना, ये जो आंकड़े हैं, आईएमएफ ने जो आंकड़े जारी किए, आप लिख के ले लीजिए, आज इनको ये संशोधित करेंगे। चलिए अब आगे आ जाते हैं, हम नेक्स्ट जो है देख लेते हैं अपना वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्टस 2024, 11 जुलाई 2024। ठीक है, 11 जुलाई 2024 की न्यूज़ है, ये आपको याद कर लेनी है अच्छे से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक, इसमें क्या है कि इस रिपोर्ट को जो है यूनाइटेड नेशंस द्वारा जो है इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। ठीक है, और इस रिपोर्ट को 1951 से जारी किया जाता है यूएन द्वारा। ठीक, अब इसमें ये जो डाटा दिया है ये एक बार आप लोग देख लेना। ठीक है, ये जो डाटा दिया है ये डाटा एक बार देख लेना, थोड़ा सा आप हल्का सा देख लेना, क्योंकि इसमें अनुमान भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि दिया है कि 2070 के दशक के अंत तक वैश्विक स्तर पर 65 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की संख्या 2.2 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है, जो बच्चों यानी कि जो 18 वर्ष से कम आयु के होते हैं की संख्या को भी पार कर जाएगी। ठीक है, ये मोटा मोटा अनुमान होना चाहिए कि वृद्ध लोगों की संख्या बढ़ाने की बात कर रहा है ये जो रिपोर्ट है, या बच्चों की संख्या बढ़ाने की बात कर रहा है। मतलब आने वाले कुछ वर्षों में, 10 20 50 वर्षों में सिनेरियो क्या कहने की कोशिश कर रहा है, मतलब पॉपुलेशन के बारे में, ये थोड़ा सा इस तरह की चीज़ें देख लेना एक बार। ठीक है, और इसमें हम कुछ एक दो एक किसी एक पॉइंट पर नहीं कह रहे कि भाई ये एक पॉइंट याद कर लो, इसलिए इसको छोड़ रहे हैं क्योंकि सारा ही आपको पढ़ना है इसमें। ठीक है, ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 2024। ठीक है, ये भी एक बार देख लेना। जून 2024 में कॉर्सेरा संस्थान, कॉर्सेरा इंस्टीट्यूट द्वारा इसको जारी किया गया। ठीक है, और इसके मामले में इन्होंने बताया है कि जो स्किल होती है, तो स्किल के मामले में सबसे ज़्यादा दक्ष देश कौन सा है, तो उन्होंने बताया है कि स्विट्जरलैंड है जो स्किल्स के मामले में सबसे दक्ष देश है। ठीक है, और इसको सूडान को जो है इन्होंने अंतिम स्थान पर रखा है, 109th रैंक दी है सूडान को। ठीक है, और भारत के बारे में अगर हम बात करें, अंतिम देख लिया, पहला देख लिया, भारत को देखें तो भारत को वर्ष 2024 में 87th रैंक प्राप्त हुई है, जबकि 2023 में भारत को 60वीं रैंक भी प्राप्त हुई, 60वीं रैंक प्राप्त हुई थी, अब 87th हुई है। यानी कि भारत की रैंक में अगर हम देखें तो मतलब कितने ज़्यादा जो है गिरावट आई है, तो 26-27 जो मतलब पायदान की जो है गिरावट आई है भारत में। ठीक है, तो ये अब 87वीं रैंक है 2024 में, जबकि 23 में 60वीं रैंक थी। ठीक है, एशिया प्रशांत, एशिया पैसिफिक क्षेत्र में भारत 17वें स्थान पर है, और आगे दिया है कि जो राज्य हैं भारत के उसके मामले में और देख लेना है, तो ये वाला जो पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट बन जाता है कि स्टेट स्किल रैंकिंग के संदर्भ में अगर हम भारत को देखें तो पहले नंबर पर जो स्किल्ड है वो है पंजाब, दूसरे पर है चंडीगढ़, तीसरे पर वेस्ट बंगाल, चौथे पर हरियाणा और पाँचवें पर स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ये याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। इसी क्रम में अगर हम उत्तर प्रदेश को देखें तो उत्तर प्रदेश को 13वीं रैंक मिली है, और वहीं बिहार को 16वीं रैंक मिली है। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक, आगे आ जाते हैं, अगला है वैश्विक प्रेषण पर, रेमिटेंस पर विश्व बैंक समूह की रिपोर्ट आई है, जो रेमिटेंस दिया जाता, रेमिटेंस आता है अलग अलग देशों में उसमें, तो ये इसमें उन्होंने बताया कि वर्ष 2023 में अगर टॉप रेमिटेंस प्राप्तकर्ता देशों को देखें तो उसमें पहले नंबर पर भारत है, जो कि हमेशा से जो कि कई सालों से चला रहा है। सेकंड नंबर पर मैक्सिको है, थर्ड पर चाइना है, फोर्थ पर फिलीपींस है, और फिफ्थ पर पाकिस्तान है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि ये डाटा अगर आप एक बार पढ़ना चाहें तो पढ़ लेना। ठीक है, हल्का सा जनरली मतलब जनरल तरीके से पढ़ लेना। ठीक है,
वर्ष 2023 में प्रेषण भेजने हेतु बैंक सबसे महंगा माध्यम रहा है, जिसकी जो औसत लागत है वो 12% रही है। ठीक है, सेकंड नंबर पर डाकघर है जो 7.7% रही है। फिर थर्ड पर मनी ट्रांसफ़र आता है जो कि 5.5%। ठीक है, मोबाइल ऑपरेटर 4.4% का स्थान। ठीक, आगे आते हैं विश्व निवेश रिपोर्ट। याद रखना है ये जो रिपोर्ट है वो अंकटाड की रिपोर्ट है। जो विश्व निवेश रिपोर्ट है वो अंकटाड की रिपोर्ट है, ये याद रखना है। ठीक, अब इसका जो विषय था वो निवेश सुविधा एवं डिजिटल सरकार, इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन एंड डिजिटल गवर्नमेंट। ठीक है, ये रहा है, बाकी हल्का सा पढ़ लेना। ठीक है, फिर जो इस रिपोर्ट में दिया है कि रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी ग्लोबल एफडीआई में 2% की कमी दर्ज की गई है। पहला पॉइंट क्या है कि ग्लोबल एफडीआई जो हमेशा से होती आती है उसमें क्या है 2% की कमी दर्ज की गई है, जिससे वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश घटकर $1.3 ट्रिलियन हो गया है। ठीक, आगे है कि एफडीआई आउटफ्लो की दृष्टि से शीर्ष 20 अगर अर्थव्यवस्थाओं को अगर हम देखें तो 9 जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो एशिया से संबंधित है। ठीक है, और इस संदर्भ में अगर हम देखें तो भारत की जो रैंक है वो 20वीं रैंक है। ठीक है, जबकि यूएस, जापान तथा चाइना क्रम से पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। चौथे और पाँचवें स्थान पर क्रम से स्विट्जरलैंड तथा हांगकांग है। ठीक है, तो ये डाटा आपको याद रखना है। ठीक, अगला दिया है कि वर्ष 2023 में एफडीआई अंतर प्रवाह मतलब इनफ्लो, वो था आउटफ्लो यानी कि किसी देश से एफडीआई का जाना। ठीक, और ये क्या है अंतर प्रवाह यानी कि किसी देश में एफडीआई का आना की दृष्टि से शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाएं हैं यूएस, चाइना, सिंगापुर, हांगकांग, ब्राज़ील। ठीक है, ये याद रखना 5। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर प्रवाह के संदर्भ में वर्ष 2023 में जो भारत की रैंक है वो 15वीं रैंक है, जबकि वर्ष 2022 में भारत 8वें स्थान पर था। ठीक है, तो ये डाटा आपको याद रखना है। ठीक, तो अब जो आपका है वैश्विक आर्थिक संभावनाएं जून 2024। ठीक है, वैश्विक आर्थिक संभावनाएं जून 2024 में प्रकाशित विश्व बैंक समूह की है ये रिपोर्ट। ठीक है, और इसमें क्या बताया है कि वर्ष 2023 में भारतीय जो अर्थव्यवस्था है वो 8.2% की जो है अनुमानित ग्रोथ रेट दर्ज करेगी। ठीक है, ये 2023 में बताया, लेकिन आने वाले 3 साल के बारे में और बताया 2024, 2025 और 2026 में इसे घटकर क्रम से 6.6%, 6.7% और 6.8% हो जाने का अनुमान है। ठीक है, ये अनुमानित किया है उन्होंने। ठीक है, चलो आगे आ जाते हैं। तो आगे आ जाते हैं, ये आप देखना चाहें देखना वर्ल्ड की भी और मतलब ये बताया है 2021 और 2022 में 9.7% और 7% रही थी। ठीक है, ये बताया है पुरानी। ठीक, बाकी यूएस की और ये सब दिखाया, आप देखना चाहें एशिया की देख सकते हैं, बट इंडिया की इम्पोर्टेंट है। ठीक, जिम्बाब्वे द्वारा नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा जिग का अनावरण। अब इसमें पता है क्या है कि जिम्बाब्वे की जो मुद्रा थी पहले वाली, उस मुद्रा को ना लोगों ने मतलब यूज करना बंद कर दिया, क्योंकि वो ना उसकी करेंसी वैल्यू लगातार गिर रही थी, तो लोगों का ट्रस्ट ना उस पर कम हो गया। और लोगों का ट्रस्ट इतना कम हुआ कि कोई अगर काम करने जा रहा है तो वो पैसा ये ले ही नहीं रहा था, वो ले रहा था कि हमें डॉलर दो। ठीक है, अब जो डॉलर ले रहे थे तो क्या होता है जब डॉलर की मांग बढ़ रही है उनके देश में और जो उनकी खुद की मुद्रा है उसको कोई ले ही नहीं रहा। पता है क्यों? उनको इस बात का था कि अगर हम 200 रुपये लेके गए, अगर यहाँ से 200 यूनिट जो भी थी उसकी जिम्बाब्वे की मुद्रा 200 लेके गए, तो हो सकता है कि 4 दिन बाद ये 200 की वैल्यू केवल 100 की रह जाए, क्योंकि ये लगातार गिर रही है, इसकी वैल्यू नहीं रही है। ठीक है, तो इसलिए इसको यूज नहीं कर रहे थे, 80% से ज़्यादा लोग इसको यूज कर रहे थे डॉलर को। ठीक है, अब क्या है जिम्बाब्वे ने फिर एक नई मुद्रा निकाली। इसके बारे में हमने जो जिम्बाब्वे का जो भी क्राइसिस था उसके बारे में भी हमने एक वीडियो बनाई थी। तो जो जिग मुद्रा निकाली उसमें क्या है कि इन्होंने गोल्ड को जो है रिजर्व में रखा है। ठीक है, तो गोल्ड की बेस्ड मुद्रा निकाली है ताकि जो मतलब जो डॉलर की मांग बढ़ रही है तो लोग ना इस पर ट्रस्ट कर पाएँ, जो गोल्ड को बेस करके निकाली हो इसलिए, ताकि जो मतलब लोग ना गोल्ड के चक्कर में ट्रस्ट कर पाएँ इस पर। ठीक है, तो जिग मुद्रा याद रखना किसकी है, जिम्बाब्वे की। ठीक है,
और गोल्ड बेस्ड है। पढ़ना चाहो एक बार पढ़ लेना इसको। ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 एम्बर द्वारा जारी किया गया है। ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 एम्बर द्वारा, एम्बर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया गया है। और इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2030 में वैश्विक विद्युत उत्पादन का 30% उत्पादन नवीकरणीय ऊर्जा का रहा, जो सौर एवं पवन ऊर्जा के उत्पादन में वृद्धि से प्रेरित था। ठीक है, तो इन्होंने ये बताया है कि जो नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी है वो 30% रही है पूरी दुनिया की। जो मतलब जो एनर्जी का जो प्रोडक्शन हुआ है उसमें 30% हिस्सेदारी नवीकरणीय स्रोतों से रही है। उनमें भी उन्होंने फिर बताया कि सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की हिस्सेदारी ठीक ठाक है, जिसके कारण ये 30% का जो है प्राप्त कर पाए। ठीक है, अगला है कि वर्ष 2023 में प्रति व्यक्ति सर्वाधिक विद्युत उपभोग करने वाले शीर्ष 5 जो देश हैं वो है कनाडा, यूएस, दक्षिण कोरिया, जापान और रूस। ठीक है, ये 5 देश हैं। भारत इसमें 10वें स्थान पर है। ठीक है, और फिर आगे बताया कि विश्व में प्रति व्यक्ति विद्युत जो खपत है वो 3.7 मेगावाट है। वहीं कनाडा की 15.9 MWH है। वहीं भारत की अगर देखें तो केवल और केवल 1.4 है, जो कि बहुत कम है। तो ये देखा जाए तो भारत का जो मतलब जो कंज्यूम कर रहे हैं वो प्रति व्यक्ति के हिसाब से बहुत कम कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, वर्ष 2023 में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन, ये डाटा जो है याद रखना है। ठीक है, चीन द्वारा किया गया, उसके बाद क्रम से यूएस है और फिर भारत है। यानी कि भारत सौर ऊर्जा के उत्पादन के संदर्भ में अगर हम देखें तो भारत तीसरे स्थान पर है, पहले पर चीन है और दूसरे पर यूनाइटेड स्टेट है। ठीक है, चौथे पर जापान है और फिर 5वें पर जर्मनी। ठीक, आगे जो पवन ऊर्जा का डाटा दिया है जिसमें कहा है कि 2023 में अगर हम देखें तो चीन पहले नंबर पर है पवन ऊर्जा में, दूसरे पर यूएस है, तीसरे पर जर्मनी, फिर ब्राज़ील और उसके बाद है ब्राज़ील और भारत। ठीक है, तो इसमें भी याद रखना, पहले 3 तो एटलीस्ट याद रखना, चीन, यूएस, जर्मनी और उसके बाद में ब्राज़ील, भारत। ठीक है, आगे आ जाते हैं। वर्ष 2023 में कोयले से सर्वाधिक विद्युत उत्पादन चीन द्वारा किया गया है और उसके बाद सेकंड नंबर पर ही हमारा भारत आ गया है। ठीक है, थर्ड पर है यूएस, फिर जापान, फिर इंडोनेशिया। ठीक, चलो भारत के संदर्भ में तथ्य जो हैं वही हैं जो अभी तक हमने ऊपर बताए थे। अब वर्ष 2023 में भारत विद्युत उत्पादन से 1404 मिलियन टन CO2 उत्सर्जित करते हुए चीन एवं यूएस के बाद वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा विद्युत उत्सर्जक देश रहा। ठीक है, एक बार इसको भी देख लेना, वही चीज़ है। वुमन बिजनेस एंड द लॉ 2024, ये विश्व बैंक की जो है रिपोर्ट है। तो विश्व बैंक द्वारा जो रिपोर्ट जारी की गई है उसमें ये कहा गया है कि पहले तो ये समझ लें ये रिपोर्ट का 10वां संस्करण है। ठीक है, 190 अर्थव्यवस्थाओं में महिलाओं को आर्थिक अवसरों में कितनी उनकी मतलब भागीदारी होती है, और साथ ही ऐसे जो मतलब कि क्या नियम कानून है जिससे महिलाओं को जो है बढ़ावा मिल सके, तो उन सब चीज़ों पर देखा जाता है। तो 190 अर्थव्यवस्थाओं में महिलाओं के आर्थिक अवसरों को प्रभावित करने वाले कानून जो होते हैं उनको मापने की एक श्रृंखला है कि भाई जो महिलाएं हैं उनकी जो पार्टिसिपेशन है बिजनेस वगैरह में वो कितनी है। तो वो सब किससे बढ़ेगी, तो महिलाओं के लिए नियम कानून ये सब आएंगे तो उससे बढ़ती है। ठीक है, तो ये सब कानून कोई भी या फिर कोई ऐसा कानून आया जा रहा है जहां महिलाएं बिजनेस शुरू ही नहीं कर पा रही हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के आधार पर ये देखते हैं कि कानून जो आए जा रहे हैं वो महिलाओं को किस हद तक प्रभावित कर रहे हैं, उनकी पार्टिसिपेशन को। ठीक है, तो उसके आधार पर ये रिपोर्ट जारी की जाती। ठीक, तो इसमें कहा है कि इस रिपोर्ट में 2 डाटा प्रस्तुत किया गया है, एक वुमेन बिजनेस एंड द लॉ 1.0 और दूसरा वुमेन बिजनेस एंड द लॉ 2.0। ठीक है, 2 डाटा प्रस्तुत किए गए। अब इस डाटा में आपको यहाँ से और यहाँ से ये डाटा देखने को मिल जाएंगे, लेकिन आपको इस पे थोड़ा फोकस करना है। यह रिपोर्ट के अनुसार WBL 1.0 में जो वर्ल्ड वुमन जो रिपोर्ट है पहली मतलब वर्ल्ड वुमन रिपोर्ट एंड द लॉ जो 1.0 है उसमें भारत को 100 में से 74.4 स्कोर प्राप्त हुआ है। तो भारत का समग्र स्कोर 74.4 पूरे दक्षिण एशिया के औसत स्कोर जो कि 63.7 है से अधिक है। ठीक है,
जो दक्षिण एशिया में अगर हम देखें भाई सर्वाधिक स्कोर किसका है, तो नेपाल। याद रखना नेपाल का सबसे अच्छा स्कोर है, ठीक है, महिलाओं के लिए रूल्स बनाने में। रिपोर्ट में स्कोर के आधार पर 190 देशों की सूची दी गई है और रैंक जिसमें सबसे ऊपर बेल्जियम है। बेल्जियम सबसे ऊपर है, सबसे नीचे वेस्ट बैंक है, ठीक है, वेस्ट बैंक को सबसे निचले पायदान पर रखा गया है, ठीक है। अगला है लैंगिक समानता एवं बराबरी के लिए वैश्विक गठबंधन। लैंगिक समानता एवं बराबरी के लिए वैश्विक गठबंधन जनवरी 2024 की न्यूज है, देख लेते हैं एक बार, ठीक है। स्विट्जरलैंड के दावोस में जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है उसकी एक वार्षिक बैठक आयोजित की गई। इसकी जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है उसकी हर साल जो है बैठक आयोजित की जाती है। तो स्विट्जरलैंड के दावोस में जो है बैठी गई है 2024 वाली, ठीक है। इसकी थीम थी रीबिल्डिंग ट्रस्ट, ठीक है, रीबिल्डिंग ट्रस्ट। तो इस वार्षिक बैठक में जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है उसने तथा भारत सरकार के सहयोग से सहयोग एवं समर्थन से वैश्विक भलाई के लिए गठबंधन लैंगिक समता एवं समानता यानी अलायंस फॉर ग्लोबल गुड जेंडर इक्विटी एंड इक्वलिटी की घोषणा की गई है, ठीक है। अच्छा, अगर आप में से कोई वीडियो इतनी लंबी देख रहे हैं तो अब एक बात बताइए, इक्विटी एंड इक्वलिटी इन दोनों में अंतर बताइए, ठीक है। आगे आते हैं तो इसको जो है बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा भी समर्थन दिया गया था। और भी कई नाम लिखे हैं, CII सेंटर फॉर वुमेन लीडरशिप, और भी यहाँ पर आपको नाम मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ठीक। बट आपको याद रखना है भारत की जो है इसमें भागीदारी रही है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो बैठक हुई है वो हुई है मतलब दावोस में, जो कि स्विट्जरलैंड में है, और थीम है रीबिल्डिंग ट्रस्ट, ठीक है। इस गठबंधन का जो भारत है वो मतलब जो इसका संस्थापक सदस्य है, ठीक है। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2024, ठीक है, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2024 ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की है ये भी, और ये रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें इसमें क्या है कि अगले 2 वर्षों में गलत सूचना दुष्प्रचार को सबसे गंभीर जोखिम के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। गलत सूचना एवं दुष्प्रचार जैसी घटनाएं भारत के संदर्भ में सबसे बड़ा जोखिम बताई गई हैं, ठीक है। और आने वाले जो है 10 वर्षों की बात की जाए तो सबसे बड़ा वैश्विक जोखिम मौसम में चरम परिवर्तन की घटनाओं से हो सकता है, ठीक है। ये सब चीज़ें उन्होंने बताई हैं। और साथ ही अगर इंस्टेंट अगर देखें कि इंस्टेंट सबसे ज़्यादा किससे खतरा रहता है, तो वो हम मतलब जो गलत सूचना होती है उससे रहता है। कई बार आपने देखा है मॉब लिंचिंग हो जाती है, तो ये सब चीज़ें वो आपने देखा ही होगा, ये सब गलत सूचना के कारण होता है, ठीक है। कई बार आपको सांप्रदायिक दंगे देखने को मिल जाते हैं, तो ये भी किस लिए होता है, गलत सूचना के कारण हो जाता है, ठीक है। ये रिपोर्ट आप एक बार हल्का सा दिमाग में पढ़ सकते हैं ताकि कॉन्सेप्ट बने, ठीक है। आ जाओ, अब आ जाते हैं वैश्विक सूचकांक। तो पहला है वर्ल्ड बेस्ट कंपनीज ऑफ 2024 टाइम मैगजीन की, ठीक है। टाइम मैगजीन के वर्ल्ड बेस्ट कंपनीज ऑफ 2024, उसमें पहले नंबर पर है आपकी एप्पल, दूसरे पर है एक्सचेंजर, फिर है माइक्रोसॉफ्ट, फिर BMW ग्रुप, फिर है अमेजोन, ठीक। US आयरलैंड की है एक्सचेंजर, फिर US की है माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल दोनों, BMW ग्रुप जर्मनी और अमेजोन US का, ठीक। जो भारतीय कंपनियां हैं जो इसमें शीर्ष पर आई हैं वो HCL टेक है, फिर इन्फोसिस है, विप्रो है, महिंद्रा ग्रुप और एक्सिस बैंक है। स्कोर को छोड़िए, अब रैंक देख लीजिए, 112 है HCL टेक, ठीक। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो वर्ल्ड बेस्ट कंपनी जो 2024 टाइम मैगजीन की रिपोर्ट है उसमें टॉप 100 में कोई भी भारतीय कंपनी नहीं है, ठीक है। 112 भी है HCL टेक, इन्फोसिस 119, ठीक। रिलायंस इंडस्ट्रीज और अडानी ग्रुप जो बहुत बड़ी कंपनी है जिनका नाम फेमस है भारत में, 646 और 736वें रैंक पर है, ठीक। हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2024, इसको देख लेते हैं। हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2024, ये हुरुन इंडिया द्वारा जो है इसको जारी किया गया है। इसके अनुसार रिपोर्ट का नाम याद रखना है, किस रिपोर्ट ने किसको ज़्यादा पैसे वाला होता है, ठीक है। गौतम अडानी जो है, जो रिलायंस मतलब गौतम अडानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ते हुए 11.62 लाख करोड़ की संपत्ति के साथ सूची में शीर्ष स्थान पर पहुंच गए। और जो मुकेश अंबानी जी हैं वो 10.15 लाख करोड़ की संपत्ति है उनकी, जो कि सेकंड स्थान पर है, ठीक है। फिर तीसरे स्थान पर शिव नाडा हैं और चौथे पर साइरस पूनावाला है इसके अनुसार, ठीक।
चलो ये इतना ही काफ़ी है याद करने के लिए। विश्व के सबसे अमीर शहर 2024, ये हैनले एंड पार्टनर्स की रिपोर्ट है, ठीक है। उसमें क्या है, अब उसमें इन्होंने ये कहा है कि 1 मिलियन US डॉलर या उससे अधिक की संपत्ति वाले जो निवासी हैं, करोड़पतियों की संख्या के संदर्भ में अगर देखें तो शीर्ष 50 शहरों में 11 शहरों के साथ US शीर्ष पर है, ठीक है। यानी ऐसे शहर जिसमें 1 मिलियन US डॉलर या उससे ज़्यादा की संपत्ति वाले निवासी रहते हैं, उनमें अगर हम देखें तो एक तो ऐसे कितने शहर हैं जिनमें मतलब इनसे ज़्यादा संपत्ति वाले निवासी रहते हैं, तो 11 शहर हैं US में ऐसे, तो वो सबसे आगे पहुंच गया फिर, ठीक है। इन सर्वाधिक अमीर 50 शहरों में न्यूयॉर्क भी शामिल है, जो वर्ष 2024 में विश्व के सबसे अमीर शहरों की सूची में शीर्ष पर है, ठीक है। न्यूयॉर्क सबसे शीर्ष पर है। दूसरे स्थान पर है कैलिफोर्निया का खाड़ी क्षेत्र, ठीक है। टोक्यो इसमें तीसरे स्थान पर है। आगे दिया कि विश्व के सबसे अमीर 50 शहरों की सूची में भारत के 2 शहर आए। कौन सा है, एक है आपका मुंबई और दूसरा है आपका दिल्ली। अब इस सूची में बताया है कि मुंबई 24वें स्थान पर है और वहीं जो नई दिल्ली है वो 37वें स्थान पर है, ठीक है। तो ये याद रखना है, ये आपको याद रखना है। मुंबई 24th रैंक पर है और 37, और जो नई दिल्ली है वो 37th रैंक पर है, ठीक है। आगे आ जाते हैं। देखो अब एक बार इधर देखो, ये जो थी वर्ल्ड बेस्ट कंपनीज ऑफ 2024, ठीक है, टाइम मैगजीन की, उसमें ये दिया था। उसके अलावा ये हुरुन इंडिया रिच लिस्ट थी जो हुरुन इंडिया की थी, उसमें जो है गौतम अडानी को सबसे अमीर बताया, ठीक है। अब ये जो रिपोर्ट आने वाली है विश्व के अरबपतियों की सूची 2024, ये फोर्ब्स की रिपोर्ट है, ठीक है। याद रखना किसकी है, ये फोर्ब्स की, ठीक। तो इसमें बताया है कि पहले नंबर पर तो बर्नार्ड अर्नोल्ट और उनका परिवार पहले पर है, ठीक है। इलॉन मस्क जो है जो मतलब बर्नार्ड अर्नोल्ट एवं परिवार, मतलब उनका परिवार नहीं, एवं परिवार के अंतर्गत मतलब ऐसा भी होता है कंपनीज के कुछ पार्टनर्स हैं, ठीक है। सेकंड नंबर पर है आपका इलॉन मस्क, ठीक है, मतलब एलन मस्क को सेकंड नंबर पर रखा गया। फिर जेफ बेजोस तीसरे पर, मार्क जुकरबर्ग फोर्थ पर और लैरी एलिसन पांचवें पर, ठीक। इंडिया के संदर्भ में अगर हम देखें तो भारत में जो पहले नंबर पर है वो मुकेश अंबानी है, जो ग्लोबल लेवल पर 9th रैंक पर है, ठीक है। फिर आपके गौतम अडानी है सेकंड नंबर पर, जो ग्लोबल लेवल पर 17वें रैंक पर है, ठीक है। फिर शिव नाडर, ठीक है, जो कि 39th रैंक पर है, ठीक है। ये टॉप 3। फिर आगे रखा गया है सावित्री जिंदल एवं परिवार को, और फिर दिलीप सांघवी को, ठीक है। तो दोनों अलग अलग लिस्ट हैं, ये फोर्ब्स की है, वो हुरिन इंडिया की है, तो दोनों ने डाटा में थोड़ा सा अंतर देखने को आपको मिल जाएगा। 2024 में भारत के कुल 200 अरबपति शामिल हुए इस लिस्ट में, जो वर्ष 2023 में सूची में 169 अरबपतियों से 31 अधिक है, ठीक है। यानी कि 2023 में जहाँ महज 169 अरबपतियों को शामिल किया गया था, वहीं 2024 में 200 अरबपतियों को सम्मिलित किया गया है, ठीक। और ये आपने पता ही है कि इंडिया में के जो मुकेश अंबानी जी हैं वो 9th रैंक पर हैं। और अब सबसे अमीर भारतीय महिला अरबपति सावित्री जिंदल और परिवार 33.5 बिलियन US डॉलर का की संपत्ति के साथ आपको पता है ये 4th पर है। और भारतीय अरबपतियों में ये 4थे स्थान पर तथा समग्र रैंक में 46th स्थान पर है, ठीक है। चलो आगे आ जाते हैं। स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2024, तो विश्व के शीर्ष सबसे 5 जो श्रेष्ठ हवाई अड्डे हैं, ठीक है, उनको मतलब रैंकिंग दी गई है। तो उसमें पहले पर है हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कतर का है, इसको इससे पहले सेकंड नंबर पर रखा गया था, ठीक है। अब है सिंगापुर का चांगी हवाई अड्डा जो सिंगापुर में है, सेकंड पर है। फिर है इंचियोन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दक्षिण कोरिया का, इसमें पहले नंबर वाला आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी ये भी थोड़ा सा आपको देख लेना है। 5 भारतीय हवाई अड्डों को भारत के मतलब जो भारत के जो 5 हवाई अड्डे हैं उनको टॉप 100 में रखा गया है। तो उसमें क्या है, पहले नंबर पर है आपका नई दिल्ली का जो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, उसको रखा गया है, लेकिन ग्लोबल लेवल पर इसको रैंक 36 प्राप्त हुई है, याद कर लेना है, ठीक है। केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जिसका नाम बेंगलुरु का था, जो उसका नामकरण किया गया था, वो 59th रैंक पर है। और मतलब इंडिया में देखें तो सेकंड नंबर पर है, ठीक है। फिर है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद का, जो कि 61 रैंक पर है, और इंडिया में देखें तो 3rd नंबर पर है। बाकी इन दोनों को भी आप एक बार देख लेना, ठीक। पहले पहले तो आपको सही से याद रखना है। भारत और दक्षिण एशिया, मतलब एक बार ये जो हवाई अड्डे हैं 2000 दिया हुआ है, ठीक है। भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट होटल 2024 का अवार्ड JW मैरियट नई दिल्ली एयरो सिटी को प्रदान किया गया, जबकि विश्व का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट होटल क्राउन प्लाजा चांगी एयरपोर्ट को दिया गया, ठीक है, चीन का, ठीक है। आगे आ जाते हैं। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडिया 2024, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आ जाओ।
ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 ये क्या है, द हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जो है इसको जारी किया गया है। इसके तहत डाटा दिया गया है कि सर्वाधिक देखो आपको पता है ये चीज़, आपको $1 बिलियन से ज़्यादा की संपत्ति हो किसी भी उसकी क्या बोलते हैं, एक स्टार्टअप की, तो उसको यूनिकॉर्न बोला जाता है, ठीक है। तो सर्वाधिक यूनिकॉर्न के संदर्भ में अगर हम देखें तो यूएस सबसे आगे है जिसमें 703 यूनिकॉर्न है। चाइना सेकंड नंबर पर 340 यूनिकॉर्न के साथ, भारत 67 यूनिकॉर्न के साथ में थर्ड नंबर पर है, यूके 53 और जर्मनी जो है 36, ठीक है। अब याद रखना ये हमने कई बार पढ़ चुके हैं क्योंकि ये डाटा पुराना है और कई बार हम लोगों ने इसको पढ़ा है, ठीक है। अब इधर देख लेते हैं कि शीर्ष 5 यूनिकॉर्न पूरी दुनिया में क्या है, तो बड़े, तो ये बताया बाइट डांस चीन का है, फिर स्पेस एक्स यूएस का, ओपन एआई जो कि यूएस का ही है, और एंड ग्रुप जो कि चीन का है, एंट ग्रुप, ठीक है, और सीन ये भी चीन का है, ठीक है। तो इसमें भारत का कोई भी नहीं है, और बस यूएस और चाइना मतलब रैंक में आ गए हैं, ठीक है। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2024, इसमें 3279 अरबपतियों को शामिल किया गया है, और इसमें बताया है कि न्यूयॉर्क जो है उसको मतलब अरबपतियों की राजधानी बताया गया है, और बीजिंग को पीछे छोड़ते हुए मुंबई को ये बताया है कि मुंबई पहली बार एशिया के अरबपतियों की राजधानी का जो है खिताब दिया गया है मुंबई को। देखो पूरी दुनिया के अरबपतियों की राजधानी क्या है, तो वो आपने ये नाम देख ही लिया, न्यूयॉर्क, ठीक है, ठीक है। सवाल आ जाए एशिया के अरबपतियों की राजधानी, तो पहले बीजिंग था, अब कौन है, मुंबई, ठीक। शीर्ष 5 अरबपतियों की बात कही गई है जिसमें एलन मस्क को सबसे आगे रखा गया है, फिर जेफ बेजोस है, फिर बर्नार्ड अर्नोल्ट है, और उसके बाद में मार्क जुकरबर्ग, फिर लैरी एलिसन, ठीक है। तो ये रखा गया है, ये किसके द्वारा लेकिन रिपोर्ट है, ये हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट है, ठीक है, हुरून इंडिया की। तो दोनों में अंतर इसलिए देखने को मिलता है। अरबपतियों की संख्या के संदर्भ में अगर हम देखें तो चीन टॉप पर है, 814 अरबपति, उसके बाद यूएस है जो 800 अरबपति है, फिर भारत है 271 अरबपति, ठीक है। चलो आगे आ जाते हैं। मानव विकास रिपोर्ट 2023-24, ये जो रिपोर्ट है इम्पोर्टेंट है, इसका डाटा इम्पोर्टेंट है, इसके मानक इम्पोर्टेंट हैं, इसके पैरामीटर सब कुछ इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कैसे गणना होती है, तो जिसमें जीवन प्रत्याशा सूचकांक होता है, एक शिक्षा सूचकांक होता है, ठीक है, और एक आय सूचकांक होता है, ये 3 सूचकांक होते हैं। जीवन प्रत्याशा में ये मापते हैं कोई व्यक्ति ने जन्म लिया है वो कितने सालों तक जिएगा। शिक्षा सूचकांक के अंतर्गत भी 2 चीज़ें होती हैं, एक वो कि जो मीन्स ईयर ऑफ स्कूलिंग, मतलब एक तरीके से देखा जाए स्कूल में जो बिताता है उसकी औसत कितने समय तक स्कूल में बिताता है, ठीक है, औसत वर्ष। फिर स्कूल अवधि मतलब स्कूल अवधि के औसत वर्ष कि 25 वर्षीय वयस्क द्वारा स्कूल में बिताए गए वर्ष, यानी कि कोई भी 25 वर्ष का बच्चा व्यक्ति है उसने स्कूल में कितने वर्ष बिताए, ठीक है, उसके अनुसार निकाला जाता है मीन्स ईयर ऑफ स्कूलिंग, ठीक है। स्कूल अवधि के अनुमानित वर्ष और एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, तो जैसे कि 5 वर्षीय बालक है उसके द्वारा अपने जीवन काल में टोटल कितने साल बिताए जाएंगे स्कूल में, ठीक है। यानी कि 25 वर्ष का जो हो चुका उसने कितने साल बिताए, और जो 5 वर्ष का बच्चा है वो कितने साल बिताएगा, दोनों का लगाया जाता है, ठीक है। तो ये होता है शिक्षा सूचकांक, यहाँ से निकाला जाता है। फिर आय सूचकांक, जिसमें क्या होता है कि प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय यानी कि पर कैपिटा इनकम, ठीक है। इसमें क्या होता है आपको पता है, नेट नेशनल इनकम में अगर आप पॉपुलेशन का डिवाइड कर देते हैं तो आपकी पर कैपिटा इनकम आ जाती है, तो उसके अनुसार देखा जाता है कि किसकी मतलब कितनी यूएसडी है, ठीक है, उसके आधार पर हो जाती है, मतलब की जाती है जो मानव विकास की गणना, ठीक है। अब उसके बाद में आपको ये जो डाटा दिया हुआ है चाहे ABCD, ठीक है, ये सारा डेटा आपको याद रखना है, ये सारा डेटा पढ़ना है, आपको याद करना है। इसमें ये नहीं दिखना अच्छा इंपॉर्टेंट वाला याद कर ले, नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, पूरा का पूरा डाटा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से और यहाँ तक का ये भी डाटा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो याद रखना है, ये सारा का सारा डेटा आपको 1-2 बार पढ़ लेना है, एक साथ याद करना है, ठीक है। इस वर्ष के सूचकांक में जो स्विट्जरलैंड है उसको मतलब शीर्ष स्थान पर रखा गया है, नॉर्वे को तथा आइसलैंड को दूसरे और तीसरे स्थान पर रखा गया है, ठीक है। सूची में हांगकांग और चीन चौथे और डेनमार्क एवं स्वीडन 5वें स्थान पर संयुक्त रूप से, ठीक है, ये भी देख लेना। सोमालिया सबसे लास्ट में है, ठीक। और इसके अलावा आपको जो याद रखना है वो याद रखना है कि जो इसमें भारत की रैंक है भारत की रैंक भी आपको एकदम यहाँ से याद कर लेनी, ठीक है, ठीक है, ये पूरा डाटा आपको याद कर लेना है, ठीक।
तो इससे आपको भारत की भी रैंक पता चल जाएगी कि संयुक्त रूप से अगर मानव विकास सूचकांक में देखें तो 0.739 रैंक है, और जो है मतलब 0.739 जो है स्कोर है, ठीक है। जो वर्ष 2021 का देखें तो 0.735 था, उसकी तुलना में थोड़ा सा ठीक है, मतलब सही है, ठीक है। और फिर इसको देखना आपको, ये भी डाटा इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, कि जन्म के समय जीवन प्रत्याशा अगर हम देखें तो 72 ईयर्स है, ठीक है, भारत की। और विश्व की अनुमानित स्कूलिंग अवधि अगर देखें, ठीक है, तो 13 वर्ष, और औसत स्कूलिंग अवधि देखें तो 8.7, तथा प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय देखें तो $17,254 जो है अनुमानित की गई है, ठीक है। ये जो है, जो 72 वर्ष हमने बताई थी, वो इंडिया की नहीं है, वो विश्व की है, ठीक है। विश्व में जन्म के समय औसत जीवन प्रत्याशा 72 वर्ष है, ठीक है। ये आपको दिमाग में रखना है, और ये जो है ये पूरा डाटा देख लेना है, ये वाला, ठीक है। ठीक, 4 वर्गों में जो वर्गीकृत किया गया है उसको देख लेना, ठीक है। और ये इससे संबंधित HDR के कुछ रोचक तथ्य बताए गए हैं, जिसमें महबूब उल हक, अमर्त्य सेन, इन सब का नाम आपको जो आएगा, इन्होंने शुरू किया था वर्ष 1990 की। आपको जो है बेस ईयर भी याद रखनी है जब से चालू किया जाता है। और इसके साथ में 2014 में इस HDI के साथ में जो है मानव विकास सूचकांक के साथ में लैंगिक विकास सूचकांक यानी कि जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स को भी सम्मिलित किया गया, उसको भी देख लेना है, ठीक है। फिर इसको लगाने के बाद में ये जो डाटा है, मतलब पहले पर जो आपका नॉर्वे, फिर दूसरे पर डेनमार्क, इनको भी मतलब डेनमार्क पहले पर आइसलैंड, दूसरे पर नॉर्वे, आइसलैंड, नॉर्वे, और तो पहले पर आइसलैंड, फिर नॉर्वे, फिर तीसरे पर डेनमार्क, जो असमानता समायोजित विकास सूचकांक है उसके संदर्भ में इसको भी देख लेना है, ठीक है। और ये जो 1997 से जारी मानव निर्धनता सूचकांक के स्थान पर वर्ष 2010 में बहुआयामी निर्धनता सूचकांक यानी जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को जोड़ा गया था 2010 से, ठीक है, ये भी देख लेना। भारत का बहुआयामी गरीबी सूचकांक मूल्य वर्ष 2005-06 के 0.283 से घटकर 2019 से 21 में 0.069 हो गया है, ठीक है। भारत 16.4% जनसंख्या को जो बहुआयामी गरीबी की स्थिति में है भारत की, ठीक है। तो ये आपको देख लेना है डाटा, ये सारे के सारे डाटा आपको याद करने हैं, ठीक। तो इसमें कुछ भी समझाने वाला नहीं है, ये सारा का सारा आपको डेटा खुद ही याद करना है कि लैंगिक असमानता में भारत की रैंक 108, ये सब आपको याद कर लेना है, ठीक है। और मानव विकास में अगर आप देखें तो मतलब ये देखो 0.644 और सूची में 134वीं रैंक, ठीक है। ये स्कोर है 0.644, ठीक है, ये रैंक है। और याद रखना एकदम, ठीक है। जीवन प्रत्याशा 67.7 वर्ष, ठीक है। स्कूल अवधि के औसत वर्ष 6.6 वर्ष, स्कूल अवधि के अनुमानित वर्ष बच्चे के लिए 12.6 वर्ष, ठीक है। और जो पर कैपिटा इनकम है $6951, ठीक है, ये याद रखना है एकदम। सार्क कंट्रीज में ये सब देख लेना अगर देखना चाहें तो, लेकिन ये इंडिया का जो डाटा है एकदम अच्छे से याद कर लो, ठीक। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2023 द ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के द्वारा जारी किया गया है। इसमें क्या है, इसमें दिया है, इसकी स्थापना बताइए कि ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के प्रावधानों के तहत विद्युत मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत 1 मार्च 2002 को की गई थी, ठीक है, इसकी, ठीक है, बीई की, ठीक। जो राज्य हैं हमारे, जो राज्य हैं भारत के, जो राज्य हैं, तो उन्होंने कितनी ऊर्जा खपत कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके आधार पर वो क्या किया गया है कि 4 वर्गों में बांट दिया गया है, ठीक है। जैसे कि ऐसे राज्य जो एक समूह वन के अंतर्गत ऐसे राज्य रखे हैं जिनको जो है 15 मिलियन टन तेल समकक्ष, जो 15 मिलियन टन तेल समकक्ष ऊर्जा या फिर उससे ज़्यादा की खपत करते हैं, तो उनको समूह 1 के अंतर्गत, ठीक है। और जो 15 से कम हो लेकिन 5 से ज़्यादा हो, ठीक है, इतनी खपत करते हो, तो उनको समूह 2 के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। और अगर ऐसे जो 1 से और 5 के बीच में करते हो तो उनको समूह 3 के अंतर्गत, और 1 से भी कम यानी 1 मिलियन टन तेल के समकक्ष ऊर्जा से भी कम अगर खपत करते हैं तो उनको समूह 4 के अंतर्गत रखा गया। तो ये तो समूह में वर्गीकरण हो गया, ठीक है। अब इन समूहों में क्या है कि मतलब ये देखते हैं कि किस राज्य ने कैसा प्रदर्शन किया है। तो समूह वन के अंतर्गत जिन राज्यों को रखा है,
जो 15 मिलियन टन तेल के समकक्ष या उससे ज़्यादा की ऊर्जा की खपत करते हैं, तो उसमें अगर रखा है तो समूह वन में जो राज्य हैं उनमें कर्नाटक पहले स्थान पर है, और आंध्र प्रदेश समूह 2 में पहले स्थान पर है, असम समूह 3 में और चंडीगढ़ समूह 4 में। ये सब के सब आपको याद कर लेने हैं, ठीक है। समूह वन में कर्नाटक आगे है, समूह 2 में आंध्र प्रदेश सबसे आगे है, समूह 3 में जो है आपका असम है, और समूह 4 में आपका चंडीगढ़ है। ये आपको याद कर लेना है, ठीक है। तो ये फिर ये भी एक बार देख लेना आपको, जो पहले पहले तो आपने याद कर ली कि पहले नंबर पर ये हैं, ठीक है, ये हैं। फिर आप एक बार ना इस समूह वन वाले का ये डाटा भी पूरा देख लेना एक बार, कि समूह वन में जो प्रदर्शक देश हैं, सॉरी प्रदर्शक जो राज्य हैं, उनमें जो उत्तर प्रदेश है उसको 4th रैंक पर रखा गया है, ठीक है। पहले पर है आपका कर्नाटक, सेकंड पर महाराष्ट्र, तीसरे पर हरियाणा और 4th पर है उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो इसलिए इसको याद कर लेना है, ठीक है। तो बाकी ये सारे राज्यों का एग्जैक्ट 4 4 5 5 तो आपको नहीं याद करना चाहिए, आपको बस उस टॉप याद रखना चाहिए, चारों के चारों वर्गों में शीर्ष याद रखना है, ठीक है। लेकिन जो समूह वन है उसके आपको सभी याद रखने हैं, क्योंकि ये बड़े राज्य हैं तो महत्वपूर्ण है। और फिर दूसरी बात, इसमें उत्तर प्रदेश का नाम भी आ गया है तो इसलिए महत्वपूर्ण बन जाते हैं, ठीक है। फिर ये थोड़ी सी जानकारी दी है आपको, आपने इसको कई बार पढ़ा होगा। कोप 26 में मतलब भारत ने ये वादा किया है कि वर्ष 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद की एमिशन जो इंटेंसिटी है उसको 2005 के स्तर से 45% तक कम करने की जो भारत की प्रतिबद्धता है वो जो पूरी करने का प्रयास कर रहा है, ठीक है। अब पिछले 5 वर्षों में औसत इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो बिक्री में लगभग 50% की वृद्धि देखी गई है भारत में पिछले 5 वर्षों में, ठीक। भारत में समग्र ऊर्जा खपत में परिवहन क्षेत्र की हिस्सेदारी 14% है, ठीक। तो अब यहाँ देखने वाली बात है कि भारत में जो समग्र ऊर्जा खपत है उसमें परिवहन की हिस्सेदारी 14% है। तो उसमें अब भारत क्या कर रहा है, उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा दे रहा है, ठीक है। चलो आगे आ जाते हैं। ग्लोबल 500 2024 में ब्रांड फाइनेंस द्वारा ग्लोबल 500 रिपोर्ट जारी की गई है। उसमें पहले पर आपका एप्पल आया है, दूसरे पर माइक्रोसॉफ्ट है, तीसरे पर गूगल और फिर चौथे पर अमेजोन, ठीक है। ब्रांड फाइनेंस IT सर्विसेज 25-2024, इसमें क्या है, पहले पर एक्सचेंजर है। एक्सचेंजर $40.5 बिलियन के साथ विश्व का सबसे मूल्यवान IT सेवा सर्विस ब्रांड बन गया है, ठीक है। तो एक्सचेंजर सबसे मूल्यवान है, याद रखना है, ठीक। आगे जाते हैं। दूसरा सबसे मूल्यवान क्या है, TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जो कि इंडिया का है, याद रखना। TCS दूसरे पर है 11% मूल्य वृद्धि के साथ। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज दूसरा सबसे मूल्यवान IT ब्रांड है, ठीक है। और विगत 5 वर्षों में सर्वाधिक तेजी से वृद्धि करने वाला IT सेवा ब्रांड इन्फोसिस है, जो कि भारत का है, ठीक। वर्ष 2016 इस वर्ष 16% वृद्धि के साथ HCL शीर्ष 10 में सर्वाधिक तेजी से वृद्धि करने वाला ब्रांड रहा, और शीर्ष 25 में सर्वाधिक तेजी से वृद्धि 34% करने वाला जो ब्रांड है वो ग्लोबेंट है, ठीक है। चलो ठीक है, ये बात समझ में आ गई। आगे आते हैं। फोर्ब्स विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की जो बात कही गई है, तो उसमें पहले नंबर पर उर्सुला वॉन डेर लियन है, ठीक है, जर्मनी की हैं, और दूसरे पर क्रिस्टीन लेगार्डे हैं, और तीसरे पर कमला हैरिस हैं। इसमें लिस्ट में 4 भारतीय महिलाओं को स्थान दिया गया है, जिसमें पहले नंबर पर आपकी निर्मला सीतारमण हैं, जो कि इस सूची में 32वें स्थान पर है। रोशनी नाडर मल्होत्रा हैं, जो 60वें स्थान पर हैं। सोमा मंडल हैं, जो 70वें स्थान पर हैं, और किरण मजूमदार हैं, जो 76वें स्थान पर हैं। सभी के नाम देख लेना एक बार। 5 दिसंबर 2023 की रिपोर्ट है, लेकिन फिर भी इसको देख लेना एक बार, ठीक है। चलो आज की क्लास ना हम थोड़ा यहीं रोकते हैं, ठीक है। इससे नेक्स्ट क्लास वैज्ञानिक परिदृश्य की नेक्स्ट क्लास में लेके आते हैं। तो आज की क्लास यहीं तक, तो जल्दी ही नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आज ही शाम को। थैंक यू सो मच।